C2251। जब फैंग वू दरवाजा खोलने गया तो टेंग योंग ने उत्सुकता से अपनी कमर पर लगे बैंगनी जेड पेंडेंट को हटा दिया, जिससे एक सच्चे शिष्य के रूप में उसकी पहचान छिप गई। चेन जियांग को चिंता थी कि फैंग वू को कुछ हो सकता है, इसलिए वह जल्दी से उसके पीछे गया। दरवाजा खोलने के बाद बाहर दो लोग खड़े थे। उनमें से एक फैंग युआन था जो पहले आया था और दूसरा फैंग युआन जैसा ही दिखता था, लेकिन वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। पिताजी, ये वह बच्चा था जिसने मुझे अपमानित किया। फैंग युआन क्रोधित था, वह वास्तव में चेन जियांग को मारना चाहता था। एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने वास्तव में उसके साथ इतना अहंकारी होने का साहस किया था। फैंग वो, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक आदमी है न? अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम साफ साफ जानती हो कि तुम युआन परिवार में शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम अभी भी बाहर किसी आदमी की तलाश क्यों कर रही हो? यह एक अपराधी परिवार का अपराध है। फैंग कबीले और मेरा अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। पहले मैंने काफ़ी शेन युआन पत्थर वापस भेजे थे, लेकिन बाद में फैंग कबीले ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। क्या तुम लोगों ने मुझे एवरलास्टिंग माउंटेन में एक आंतरिक शिष्य बनते देखकर फिर से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया? फैंग वू ने ठंडी आवाज़ में कहा, मेरे पास एक आदमी है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम दोनों मेरे माता पिता नहीं हो, तुम्हें मेरे मामलों की परवाह करने का क्या अधिकार है? फैंग वू ने अपनी बात समाप्त करने के बाद दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे रोक दिया। मैं, फैंग नानई, आखिरकार तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुमने मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत की, तुमने विद्रोह कर दिया है। फैंग नानई क्रोधित हो गया और वह अंदर चला गया। ये देखकर कि यहाँ अभी भी कुछ लोग थे, उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या ये हो सकता है कि ये सभी तुम्हारे सहायक हैं? हन्फ, तुम सिर्फ एक बदमाश हो जो बाहरी संप्रदाय से आया है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, एक जानवर जो अपने बड़ों के साथ असभ्य है। चेन जियांग ने जल्दी से फैंग वू को पीछे खींच लिया। इस समय हर कोई बता सकता था कि इस फैंग नानयी के पास फैंग वू से नफरत करने के अन्य कारण होने चाहिए, क्योंकि चेन जियांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि फैंग वू के माता पिता भी पहले अपने आंतरिक संप्रदाय में स्तब्ध हो गए होंगे, इसलिए वे पहले फैंग नानयी से भिड़ गए होंगे। टेंग योंग पहले ही उठ खड़ा हुआ था और पलक झपकते ही वह अचानक सामने आ गया। उसने फैंग नानयी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अभी अभी मैंने कहा था कि बाहरी संप्रदाय से जो मलबा आया था वह तुम ही थे। फैंग नानी टेंग योंग को क्रोधित देखकर बहुत खुश हुआ। उसने टेंग योंग की ताकत भी नहीं देखी थी और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या हुआ अगर मैं हूं? तुम बाहरी संप्रदाय के कूड़े के झुंड, मुझे इस अपमानजनक जूनियर को सबक सिखाने से मत रोको, वरना मैं तुम्हें भी पीटूंगा। फैंग नानई का मानना था कि चूंकि फैंग वो अभी अभी आंतरिक संप्रदाय में आया था, इसलिए वह निश्चित रूप से किसी भी मजबूत शिष्य से दोस्ती नहीं कर पाएगा। इसलिए उसकी नज़र में टेंग योंग अभी अभी बाहरी संप्रदाय से आया था। पाओ! टेंग योंग की विशाल हथेली अचानक ऊपर उठी, जिससे फैंग नानयी उछलकर पत्थर की दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून बहने लगा और उसके दांत भी जमीन से गिर गए। तुम! फैंग नानयी ने अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़ लिया। हालांकि वह अपने दिल में गुस्से में था, वह अधिक भयभीत था। अभी टेंग योंग की हथेली की शक्ति बेहद भयानक थी, वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और एक सांस छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम मेरी नज़र में सिर्फ एक जूनियर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कूड़ा कहने की? टेंग योंग 2 कदम आगे बढ़ा और फैंग नानयी के सामने खड़ा हो गया, उसे पकड़ लिया और उसे एक और थप्पड़ मारा। जोरदार तालियां सुनकर फैंग युआन जो बगल से देख रहा था वह भी दंग रह गया। हालांकि उसके पैर कमजोर थे, उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की और पत्थर के दरवाजे से बाहर भाग गया, लेकिन चेन जियांग ने उसे पकड़ लिया। वरिष्ठ, मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दें। हालांकि वह एक आंतरिक शिष्य था, लेकिन उसे दान भगवान संस्थान और बड़े प्रांगण का समर्थन नहीं मिला। अगर उसे कोई सच्चा शिष्य मिल जाता तो भले ही वह अपंग हो, वह कुछ नहीं कर पाता। कमीने, तुम थोड़े जिद्दी हो, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त दे सकता हूँ, लेकिन हूँ। टेंग योंग ने कहा जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी लहराई, फैंग नानयी के चेहरे पर वार किया। बस कुछ ही पलक झपकते ही फैंग नानयी उस वार से बेहोश हो गई। जब वह आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करता था तो उसे भी अक्सर इसी तरह से धमकाया जाता था, इसलिए अब उसने देखा कि चाहे कुछ भी हो, उसे इस आदमी को सबक सिखाना ही था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह महिला, जिसका चेन जियांग के साथ अच्छा संबंध था, उसे धमकाया गया था। भागो, जितना हो सके भागो, मुझे फिर से तुम्हें देखने मत दो। टेंग योंग ने फैंग नानयी को पकड़ लिया और जैसे कि एक पत्थर फेंक रहा हो, वह बेरहमी से फैंग युआन की ओर टूट पड़ा। फैंग युआन को उसके अपने पिता ने कुचल दिया जो ऊपर उड़ रहे थे, और जोरदार टक्कर से खून की उल्टी भी हुई। जिस क्षण फैंग नानयी को थप्पड़ मारा गया, वह जानता था कि टेंग योंग एक बहुत शक्तिशाली उत्तराधिकारी शिष्य था, इसलिए उसने फिर से घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। फैंग युआन ने अपना दक्षिणी विंग अपनी पीठ पर उठाया और जल्दी से गुफा से बाहर भाग गया।
उसे चिंता थी कि उसका भी वही हश्र होगा जो उसके पिता का हुआ था। पहले उसने अपने पिता को छोड़कर भागने की योजना बनाई थी। चिंता मत करो, अगर मैं इस तरह का खेल खेलता हूं तो कोई परिणाम नहीं होगा। भले ही फैंग कबीला आ जाए, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टेंग योंग ने कहा, आखिरकार वह 100 देवताओं के स्तर का था और जब तक ये हड्डियों के लिए नहीं था वह ठीक रहेगा। आखिरकार वह पहले से ही डैंग गॉड इंस्टीट्यूट द्वारा बंद कर दिया गया था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। धन्यवाद बड़े भाई टेंग। फैंग वू ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अभी अभी भीतरी प्रांगण में आया हूं और इससे अपमानित हुआ हूं। हम में से जो लोग बाहरी संप्रदाय से आए हैं उन्हें एकजुट होकर भीतरी संप्रदाय के खिलाफ लड़ना चाहिए। टेंग योंग ने चेन जियांग से कहा, बड़े भाई मेरे कुछ दोस्त हैं। हालांकि वे 100 देवताओं के स्तर के नहीं हैं, वे बुरे लोग नहीं हैं, वे ऐसे लोग हैं जिन पर मुझे भरोसा है। वे सभी दोस्त हैं जो कठिनाइयों से गुजरे हैं और बाहरी संप्रदाय से भी आए हैं। अगर संभव हो तो उन्हें मेरे पास आकर बात करने दो। शांगपिन बोन लेवल डैंग की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, हमें बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को एक साथ एकजुट होना चाहिए। इस तरह हमें आंतरिक संप्रदाय का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। हुआ लैंग ने कहा, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के मन में यह विचार बहुत पहले से है। इतने सालों से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन दान भगवान संस्थान और बुजुर्गों को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वे बिल्कुल भी खतरा नहीं हैं। और अगर वे वास्तव में ऐसा करते हैं, जब तक दान भगवान संस्थान उच्च स्तर की दिव्य गोली को रोकता है और इसे लोगों के इस समूह में वितरित नहीं करता है, ये स्वाभाविक रूप से समय की अवधि के बाद विघटित हो जाएगा। टेंग योंग ने कहा, उस समय एक बड़ा भाई भी था जिसने हम सभी को एक साथ इकट्ठा किया था, लेकिन हम लंबे समय तक टिक नहीं सके। दिव्य गोली की मदद के बिना हम कभी भी सुधार नहीं कर सकते थे, इसलिए अंत में हम केवल तितर बितर हो सकते थे और दान भगवान संस्थान और एल्डरहॉल से आदेशों को सुनना जारी रख सकते थे। पिल गॉड को एक बड़ी शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता था और वह एक बड़ी शक्ति का मूल भी था। इसलिए टेंग योंग और अन्य लोगों के लिए उस समय पिल गॉड को भर्ती करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पास पिल गॉड की मदद लेने के लिए पर्याप्त संसाधन और साधन नहीं थे। इसके अलावा पिल गॉड की स्थिति बहुत सम्मानित थी और चूंकि वे एक विविध भीड़ थे, इसलिए पिल गॉड स्वाभाविक रूप से उनके साथ नहीं होंगे। लेकिन अब यह अलग था। चूंकि चेन जियांग बोन लेवल डैन प्रदान करने में सक्षम था, इसलिए टेंग योंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि चेन जियांग एक पिल गॉड था। बस वह बहुत उत्सुक था कि चेन जियांग ने डैंग गॉड इंस्टीट्यूट में प्रवेश क्यों नहीं किया। मैं अभी जाकर अपने भाइयों को ढूंढूंगा। लैंग, अभी पिता और पुत्र की हरकतों पर ध्यान दो, हो सकता है कि वे फैंग कबीले के सभी शिष्यों को यहाँ इकट्ठा कर लें। जहाँ तक मुझे पता है, फैंग कबीले के 2 उत्तराधिकारी शिष्य भी यहाँ हैं। टेंग योंग ने कहा, C2252। टेंग योंग बहुत जल्दी चला गया। इस समय वह भी बहुत खुश था, बाहरी संप्रदाय से आए गोली भगवान के साथ परिचित होने में सक्षम होने के लिए, और इसके अलावा ये गोली भगवान बहुत कम महत्वपूर्ण था। वह दान भगवान संस्थान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था, यह उनके लिए एक आशीर्वाद था। बड़े भाई, मैंने आपके बारे में बहुत पूछा है। किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल वास्तव में दान भगवान संस्थान में हैं। दान भगवान संस्थान में एक छोटे से सेवक ने मुझे ये बताया, और जब समय आएगा तो मैं शेन युआन पत्थर के बजाय एक जियापिंग हड्डी स्तर के दान का उपयोग करूंगा। टेंग योंग ने कहा, एक जियापिंग हड्डी स्तर के दान की कीमत 1 अरब है। चेन जियांग ने पूछा, लैंग, तो क्या आप जानते हैं कि कितने बोन लेवल डैन की दिव्य दवा खरीदने की जरूरत है? हुआ लैंग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, इनकी संख्या कुछ 100 या 1000 के आसपास होनी चाहिए। ये कहना मुश्किल है। सभी आवश्यकताएं उच्च गुणवत्ता की हैं। हालांकि यह सिर्फ एक जियापिंग हड्डी स्तर का दान था, चेन जियांग अभी भी आसानी से इसे डुप्लीकेट करने में सक्षम था और इसे जल्दी से परिष्कृत कर सकता था। चेन जियांग ने कहा, मुझे ये जानने में मदद करें कि नीलामी कहाँ आयोजित की जाएगी और इसमें भाग लेने के लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हुआ लैंग जल्दी से चला गया। फैंग वू ने दरवाज़ा बंद करने के बाद हंसते हुए कहा, वाकई एक पल में इतने मजबूत उत्तराधिकारी शिष्य की भर्ती करने में सक्षम होना। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं, मैं हमेशा से इतना सक्षम रहा हूँ। फैंग वू, हड्डियों में प्रशिक्षण जारी रखो और उत्तराधिकारी शिष्य बनने के लिए 3 हड्डियों को संघनित करने का प्रयास करो। मैं अब जाऊंगी। फैंग वू जानती थी कि चेन जियांग को एक मजबूत सहायक की जरूरत है और वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं थी। पवित्र स्तर पर भी यह कठिन था, इसलिए वह जल्दी से कमरे में दाखिल हुई और अपनी हड्डियों की खेती जारी रखी। चेन जियांग अपने कमरे में वापस आया और कुछ झोंकपिन बोन लेवल डैन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुल 60 थे और फिर उसने उनमें से 30 को परिष्कृत किया। उन्होंने अभी आखिरी जियापिंग बोन लेवल डैन तैयार करना शुरू किया था और इस जियापिंग बोन लेवल डैन का इस्तेमाल नीलामी के लिए किया जाना था। एक भट्टी से 6 गोलियां। मुझे लगभग 200 बैचों की आवश्यकता है और मुझे 1000 से अधिक जियापिंग बोन लेवल डैन की आवश्यकता है।
अन्यथा ये बोन लेवल डैंग के लिए पर्याप्त नहीं होगा। चेन जियांग ने दिव्य दवा की नकल करना शुरू कर दिया और निम्न श्रेणी की दिव्य दवा प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था। उसके पास वर्तमान में 50 जीवन हत्या करने वाले दिव्य देवता थे। इसके अलावा 6 लोगों के भगवान कप ने जो अद्वितीय तरल पदार्थ संघनित किया था वह उसे और भी तेजी से दोहराने और निम्न श्रेणी की दिव्य दवा की खेती करने की अनुमति दे सकता था। उन्होंने महसूस किया कि यदि 6 रियल्म्स गॉड कप को 6 रियल्म्स दर्पणों के ऊपर रखा जाए तथा उसे 6 रियल्म्स दर्पणों के भीतर से 6 रियल्म्स की शक्ति को अवशोषित करने दिया जाए तो प्रभाव और भी बेहतर होगा। सिर्फ एक दिन के समय में उसने जियापिंग बोन लेवल डैंग की दिव्य औषधि के 30 सेट बनाए थे और उनमें से 200 प्राप्त करने में उसे सिर्फ 7 या 8 दिन लगेंगे। उसे लगा कि अभी भी समय है। टेंग योंग ने कहा कि वह अपने भाइयों और दोस्तों को खोजने जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह वापस नहीं आया। इसके बजाय हुआ लैंग चेन जियांग को उपयोगी जानकारी देने के लिए कुछ बार आया। मुख्य कारण ये था कि नीलामी 10 दिन बाद होगी और 1000 प्राचीन शहर में होगी, जो कि एवरलास्टिंग माउंटेन के पास एक विशाल शहर भी था। यह एवरलास्टिंग माउंटेन के अधिकार क्षेत्र में था और नीलामी में कई शक्तियां भाग लेंगी जो जियापिंग बोन लेवल डैंग के बदले में कीमती दिव्य दवाएं देंगी। इस तरह की नीलामी में भाग भी ले सकता हूं क्योंकि फैंग कबीले के पास बिशेंग अमर कमल है। मुझे नहीं पता कि पर्याप्त समय है या नहीं, लेकिन मुझे रात में आराम नहीं करना पड़ेगा और दिव्य औषधि की नकल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। 2000 जियापिंग अस्थि स्तर डैंग के बिना मैं उन दिव्य कमलों को छीनने में सक्षम नहीं हो सकता। चेन जियांग ने सोचा। वह बाजार से परिचित नहीं था, इसलिए वह केवल अधिक जियापिंग अस्थि स्तर डैंग को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकता था। 10 दिन और रात बाद चेन जियांग ने दिव्य औषधि की नकल करना जारी रखा और जियापिंग बोन लेवल डैंग को परिष्कृत किया, लेकिन वह उनमें से केवल 1800 को ही परिष्कृत कर पाया, जिससे वह थोड़ा आशंकित हो गया। अगर यह पर्याप्त नहीं था तो उसे उनके बदले में शांगपिन बोन लेवल डैंग का उपयोग करना होगा। चेन जियांग ने पहले ही हुआ लैंग को नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकरण करने के लिए कहा था। अगर वह एक निश्चित शक्ति का पावरहाउस नहीं था तो उसे प्रवेश जेड टैबलेट प्राप्त करने के लिए एक जियापिंग हड्डी स्तर डैंग का भुगतान करना होगा। नीलामी में जाने वाले सभी प्रतिष्ठित लोग निःशुल्क थे। फैंग वू नहीं जा रहा है। हुआ लैंग ने हॉल में चारों ओर देखा, लेकिन उसे फैंग वू दिखाई नहीं दिया। वह अभी भी एकांत में है। ये सही है। टेंग योंग कहाँ है? मैंने उसे इन दिनों नहीं देखा है। चेन जियांग ने पूछा। उसके भाई व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। वह इन दिनों उनसे संपर्क करने के तरीके खोज रहा है। अगर मैं उन्हें ढूंढ पाता तो उन्हें डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हुआ लैंग ने चेन जियांग को एक जेड टैबलेट दिया। बड़े भाई, यह नीलामी में प्रवेश करने के लिए जेड टैबलेट है। हालांकि मैं जाना चाहता हूं, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मुझे लगता है कि बोन लेवल डैंग को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सही है। दक्षिणी पवन विंग की पिटाई के बाद क्या उसने कुछ किया? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, वे अपने उत्तराधिकारी शिष्यों की तलाश में गए थे और वास्तव में अपने उत्तराधिकारी शिष्यों की तलाश में गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई हलचल नहीं की है। मुझे लगता है कि फैंग कबीले के उत्तराधिकारी शिष्य भी भाई योंग से डरते हैं। हुआ लैंग हंसा। बड़े भाई, आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वे दोनों साथी फिर से आते हैं तो मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक पाऊंगा। ठीक है, मैं अब नीलामी में जा रहा हूँ। चेन जियांग ने हुआ लैंग के कंधे को थपथपाया, फिर एवरलास्टिंग माउंटेन से नीचे चला गया। जब वह ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई नहीं था तो चेन जियांग ने अपना रूप बदला और अपने कपड़े बदले। फिर उसने अपने शरीर पर आभा को छिपाने के लिए हल्की ठंडी हवा छोड़ी ताकि उसे पहचाना न जा सके। मिलेनियम सिटी बहुत बड़ी थी और अभी यह बहुत जीवंत भी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की नीलामी हो रही थी और वान प्राचीन स्वर्गीय सितारे से कई बड़ी शक्तियां यहां एकत्रित होंगी, और उस समय न केवल वे उच्च स्तर की दिव्य दवाओं की नीलामी करने में सक्षम होंगे, बल्कि उनके पास उच्च स्तर की दिव्य कलाकृतियां भी होंगी। उदाहरण के लिए उच्च स्तर की दिव्य कलाकृतियां और किंग ग्रेड। चेन जियांग को अब किसी दिव्य हथियार की आवश्यकता नहीं थी। उसकी स्वर्गीय जादुई तलवारें सम्राट ग्रेड दिव्य हथियार थीं। 6 दिव्य हथियार सभी सम्राट ग्रेड के थे, और यहाँ तक कि च्वांगशी देव भट्टी भी थी, एक च्वांगशी कलाकृति जो सम्राट ग्रेड को पार कर गई थी। नीलामी एक बहुत ही भव्य हॉल में हुई थी। ये कई मंजिलों से घिरा हुआ था और हर मंजिल लोगों से भरी हुई थी। प्रत्येक मंजिल के सामने बैठे सभी लोग अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च पदों पर थे। चेन जियांग पीछे बैठा था। उसने एक ही नज़र में एवरलास्टिंग माउंटेन के लोगों को देखा। वे सभी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बस फर्क इतना था कि उनके कपड़ों पर सफ़ेद लपटों की तस्वीर बनी हुई थी। ये डैंग गॉड इंस्टीट्यूट का प्रतीक था। क्या ये मास्टर नहीं है? वे भी यहाँ हैं। चेन जियांग ने जल्दी से संचार जेड प्रतीक कागज़ निकाला और ध्वनि संचरण तकनीक का उपयोग करके हुआंग जिंटियन को बताया कि वे एक कोने में बैठे थे। मास्टर, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? चेन जियांग ने संदेश भेजा। क्या आपको पकड़े जाने का डर नहीं है? इस नीलामी में कई शक्तिशाली लोग हैं।
अगर मुझे डर लगता है तो मैं नहीं आऊंगा। हुआंग जिनटियन हंसा। आपको अनंत पर्वत के आंतरिक संप्रदाय के अंदर किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल के बारे में पता होना चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि अनंत पर्वत इसे नीलाम करने जा रहा है। बस मुझे आश्चर्य है कि क्या फैंग कबीला बिशेंग अमर कमल को बाहर निकाल लेगा। चेन जियांग ने कहा। 3 कमल दान को जिन 2 दिव्य कमलों की आवश्यकता थी वे पहले ही गिर चुके थे, इसलिए केवल एक ही बचा था। बिशेंग अमर कमल अभी भी फैंग कबीले के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। वे उन्हें नीलामी में नहीं ले गए। हुआंग जिनटियन ने कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही पता चल गया है कि फैंग कबीले में क्या कमी है। अपनी क्षमताओं के साथ आपको बिशेंग अमर कमल के बदले में उन्हें बदलने में सक्षम होना चाहिए। नीलामी शुरू हो चुकी थी और सब कुछ शांत हो चुका था। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग को कोई ध्वनि संदेश नहीं भेजा और केवल चुपचाप नीलामी देख रहा था। चेन जियांग को नीलामी में अन्य चीजों की परवाह नहीं थी। जब तक वह किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल खरीदता तब तक सब ठीक रहता। उसके पास केवल वे जियापिंग डैन थे जो उसने सुसज्जित किए थे। अगर उसने अन्य चीजें खरीदी तो एक किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। शुरू से ही यह उच्च रैंक बोन लेवल डैन था जिसने कई लोगों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आकर्षित किया। बोन लेवल डैन ने प्रतिस्पर्धा करने के लिए शेन युआन पत्थर का इस्तेमाल किया, लेकिन केवल छोटे और मध्यम आकार की सेनाएं ही इसके लिए प्रतिस्पर्धा करती थीं। बहुत जल्दी इसे 90 बिलियन से अधिक शेन युआन पत्थर द्वारा खरीदा गया था। इससे चेन जियांग को अपने दिल में चुपके से झटका लगा, ये सोचकर कि एक उच्च रैंक बोन लेवल डैन इतनी ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। नीलाम की गई निम्नलिखित वस्तुएं सभी शांगपिन बोन लेवल डैन थीं, और यही कारण था कि इसने कई छोटे और मध्यम आकार के बलों को आकर्षित किया। सामान्य परिस्थितियों में शांगपिन बोन लेवल डैन को आमतौर पर नीलामी में बेचा जाता था और इस बार उन्हें कुछ क्षणों के लिए लगातार नीलाम किया गया। अब चेन जियांग को समझ में आ गया कि बड़ी ताकतें उन्हें निजी तौर पर दिव्य गोलियां बेचने की अनुमति क्यों नहीं देती। ऐसा करके ही वे दिव्य गोलियां अधिक कीमत पर बेच सकते थे। शांगपिन बोन लेवल डैन आखिरकार बिक गए। अब मंच पर एक उच्च रैंक वाला दिव्य ब्लेड था जिसकी शुरुआती बोली 10 अरब शेन युआन स्टोन थी। ये दिव्य ब्लेड प्रसिद्ध स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म के टर्मिनेटर डिवाइन लॉर्ड द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि इसे बने हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ताकत है। यद्यपि यह सर्वोत्तम गुणवत्ता का था, फिर भी यह अत्यंत मूल्यवान था। शुरुआती कीमत 10 बिलियन थी और थोड़े समय बाद ही यह बढ़कर 400 बिलियन से अधिक हो गई। चेन जियांग को भी उम्मीद नहीं थी कि उच्च गुणवत्ता वाला दिव्य उपकरण वास्तव में इस स्तर तक पहुंच पाएगा। उसे लगा कि अगर लियू मेंगर और अन्य इसे परिष्कृत कर लें तो यह उच्च गुणवत्ता वाला दिव्य उपकरण निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। यद्यपि दिव्य गोलियों को स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में निजी तौर पर नहीं बेचा जा सकता था, लेकिन दिव्य औजारों को बेचने की अनुमति थी। अंत में ताइपिन दान 80 अरब से अधिक में बेचा गया। वह अधीर हो रहा था, लेकिन उसके पास प्रतीक्षा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे स्पष्ट था कि नीलामी घर के सामने की वस्तुओं को महंगा नहीं माना जाता था और केवल नीलामी घर के पीछे की वस्तुएं ही बड़ी वस्तुएं थीं। ठीक है, सभी प्रतीक्षा करें। आगे क्या है? क्विंगक्सिन आध्यात्मिक कमल जिसे एवरलास्टिंग माउंटेन ने अभी अभी चुना है, ये दिव्य कमल राजा ग्रेव की दिव्य औषधि है। इसके प्रभावों के लिए मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इसे चाहता है तो उन्हें इस क्विंगक्सिन आध्यात्मिक कमल के प्रभावों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मेजबान ने कहा। किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल एक रैंकर की मनस्थिति को स्थिर करने और उन्हें दिव्य ज्ञान सागर में ले जाने में सक्षम था। मन की सफाई और आत्मा स्थिरीकरण के प्रभावों के साथ लॉन्ग जुएई में जहर दिव्य ज्ञान सागर और हृदय के अंदर तक फैल सकता था। यही कारण था कि 3 कमल दान को औषधीय सामग्री में से एक के रूप में आवश्यक था। आखिरकार यह शुरू हो गया। चेन जियांग मन ही मन उत्साहित था। शुरुआती कीमत 100 जियापिंग बोन लेवल डैन है और हर बोली 10 से कम नहीं हो सकती। मेजबान ने कहा, नीलामी शुरू हो जाए। पहली बार नीलामी में भाग लेने वाले लोगों ने प्रशंसा के शब्द कहे। उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी जो केवल जियापिंग बोन लेवल डैन से खरीदी जा सकती थी और शुरुआती कीमत उनमें से 100 थी। ये 100 अरब शेन युआन पत्थर के बराबर था और पहले नीलाम की गई किसी भी चीज की कीमत 100 अरब से ज्यादा नहीं थी। चेन जियांग अब इतना घबराया हुआ नहीं था। उसने करीब 2000 जियापिंग बोन लेवल डैन तैयार कर रखे थे और वह उन्हें खरीदना चाहता था। 120 गोलियां। कोई चिल्लाने लगा। आखिर ये राजा स्तर की दिव्य औषधि थी, इसलिए भले ही यह बेकार हो, इसे पहले लगाना ठीक था। अगर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस तरह की दिव्य औषधि उगाता रहे तो वे निश्चित रूप से कुछ पैसे कमा लेंगे। वान प्राचीन स्वर्गीय तारे के भीतर केवल एक प्रमुख शक्ति थी, अनंत पर्वत, और अभी यह अनंत पर्वत ही था जो इसे नीलाम करना चाहता था। इसलिए अनंत पर्वत भाग नहीं लेगा। बहुत जल्दी जियापिंग हड्डी स्तर दान की संख्या 200 तक बढ़ गई। 210। चेन जियांग चिल्लाया। 230। एक बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। अभी
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग कुछ शक्तियों के दिग्गज थे, उनके पास आमतौर पर बोन लेवल डैन का अपना संग्रह होता था। यही वजह थी कि वे इस तरह की नीलामी में भाग लेने में सक्षम थे। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति था तो ये सभी बोन लेवल डैन कहाँ से आए? अभी बोली लगाने वाले सिर्फ कुछ ही लोग थे और देखते ही देखते ये 700 गोलियों तक पहुंच गई। और अब सिर्फ चेन जियांग और बूढ़ा आदमी ही लड़ रहे थे। 780। चेन जियांग चिल्लाया। उसे अभी कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन ये सोचकर कि कैसे ये बोन लेवल डैन सभी डैन गॉड इंस्टीट्यूट में प्रवेश करेंगे, वह अपने दिल में बेहद दुखी महसूस कर रहा था। अंत में बूढ़े आदमी ने कोई आवाज़ नहीं की। किंगक्सन आध्यात्मिक कमल को चेन जियांग ने खरीद लिया। ऐसा लगता है कि मैंने वान प्राचीन स्वर्गीय सितारे की संपत्ति का अधिक अनुमान लगाया है। चेन जियांग ने मंच के पीछे जाकर 780 ज़ियापिंग हड्डी स्तर का दान दिया, फिर अपनी सीट पर लौट आया। उसके पास अभी भी 1000 से अधिक ज़ियापिंग अस्थि स्तर डैन था। उसने सोचा था कि वह 1000 तक प्राप्त कर सकता है। ये भी सामान्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक छोटी या मध्यम आकार की शक्ति कितनी समृद्ध है। एक बोन लेवल डैन किस तरह की चीज़ है? एवरलास्टिंग माउंटेन जैसी बड़ी शक्ति द्वारा नियंत्रित होने के नाते, हालांकि वे आमतौर पर काफ़ी मात्रा में स्टॉक करते हैं, वे संभवतः एक बार में सभी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यूए ने कहा, एक शक्ति 700 ज़ियापिंग अस्थि स्तर डैन का उपयोग ईश्वरीय औषधियों के बदले में कर सकती थी, जिसका अर्थ था कि इस शक्ति का कुछ आधार था। अन्यथा कौन इसे छोड़ने को तैयार होगा? जब चेन जियांग बैकस्टेज गया तो सभी ने उसे देखा। यहाँ के सभी बड़े लोग वान प्राचीन स्वर्गीय सितारे के बड़े लोगों के बारे में जानते थे, लेकिन चेन जियांग का चेहरा अजीब था, इसलिए वे सभी बहुत उत्सुक थे। मास्टर, मैं जा रहा हूँ, क्या आप देखना जारी रखना चाहते हैं? चेन जियांग उनके पास से गुजरा और उनमें से प्रत्येक को एक स्टोरेज बैग दिया, जिसमें 50 बैग थे। चूंकि उसने पहले ही किंगक्सन आध्यात्मिक कमल प्राप्त कर लिया था, इसलिए चेन जियांग ने वहां और अधिक समय तक रहने की योजना नहीं बनाई। वह वापस लौटकर टेंग्योंग की स्थिति की जांच करना चाहता था। चलिए देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हुआंग जिनटियन ने ज़ियापिंग बोन लेवल डैन को स्वीकार कर लिया था जो चेन जियांग ने उन्हें मुस्कुराते हुए दिया था। वह जानता था कि चेन जियांग की नज़र में इस तरह की दिव्य गोली कुछ भी नहीं थी, लेकिन यह उनके लिए एक खगोलीय आंकड़ा था। जब चेन जियांग नीलामी से बाहर निकला तो उसने पहले ही अपना रूप बदल लिया था। आज उसकी हरकतें निश्चित रूप से संदेह पैदा करेंगी, इसलिए वह बेहद सतर्क था। हम इन ज़ियापिंग बोन लेवल डैन से परिचित नहीं हैं, और यह बहुत ताज़ा दिखता है। इसे ओवन से बाहर निकाले हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, इसलिए ये 700 गोलियां सभी एक जैसी हैं। डैन गॉड इंस्टीट्यूट के एक बुजुर्ग ने चेन जियांग के ज़ियापिंग बोन लेवल डैन को प्राप्त किया। इसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद उन्होंने इसे अविश्वसनीय पाया। असंभव, ये ज़ियापिंग अस्थि स्तर डैन सभी आधे महीने के भीतर परिष्कृत किए गए थे, और ऐसा लगता है कि वे सभी एक ही व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे। किसी ने वास्तव में इतने कम समय में लगभग 800 अस्थि स्तर डैन को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल की। वान प्राचीन स्वर्गीय स्टार में आने का उसका उद्देश्य क्या है? इस तरह के गहन कौशल वाले एक गोली देवता के अचानक प्रकट होने से एवरलास्टिंग माउंटेन के पुराने गोली देवता बहुत बेचैन हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आदमी एवरलास्टिंग माउंटेन में उनकी स्थिति के लिए खतरा था। जैसे ही चेन जियांग अनंत पर्वत पर लौटा, उसने फैंगवू को पहाड़ से नीचे जाते देखा। फैंगवू, तुम कहाँ जा रहे हो? इस समय के दौरान तुम इधर उधर मत भटको तो बेहतर है। फैंग नान ये शायद हमसे बदला लेने का मौका तलाश रहा है। चेन जियांग ने कहा, बेशक ये विशेष देव जानवर का शिकार करने के लिए है। इसे हर महीने पूरा करना होगा। आपने अभी अभी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश किया है, इसलिए आपको पहले महीने के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। फैंगवू ने कहा, मैं इसे पहले से भी पूरा कर सकता हूँ। अगले महीने के लिए इस तरह से मेरे पास बंद करने के लिए पर्याप्त समय होगा। C2254। ये देखकर कि फैंगवू इतने अच्छे मूड में था, चेन जियांग को पता था कि फैंगवू ने एक बार फिर अपनी हड्डियों का इस्तेमाल किया था। कितने हैं? चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा। फैंगवू ने अपनी 3 उंगलियां फैलाईं और चेन जियांग की ओर प्यार से मुस्कुराया। मैं अब विशेष देव जानवर का शिकार करने जा रहा हूँ, मेरी हड्डियों को भी दिव्य आत्मा की आवश्यकता है। ठीक है, सावधान रहना। चेन जियांग ने सिर हिलाया। फैंगवू के पास पहले से ही 3 हड्डियां थीं, उत्तराधिकारी शिष्य बनने के लिए यह न्यूनतम आवश्यकता थी। झोंगपिन बोन लेवल डैन अब उसके अनुकूल नहीं था, उसे अब शांगपिन बोन लेवल डैन की आवश्यकता थी। अपने गुफा निवास में लौटने के कुछ समय बाद ही हुआ लैंग वहां आ गया। भाई योन पहले ही वापस आ चुका है और वह अपने एक भाई के साथ भी है। वह चाहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि वे जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। हुआ लैंग बहुत उत्साहित लग रहा था। एलन, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने हड्डियों का एक सेट संघनित कर लिया है? चेन जियांग हंसा। बिल्कुल नहीं, मेरे पास अभी साधना की कोई योजना नहीं है। जब मेरे पास कुछ खाली समय होगा तो हम इस बारे में बात करेंगे।
हुआ लैंग ने कहा, मैं उत्साहित हूँ क्योंकि भाई योन का भाई भाई योन से ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा वह 10,000 सालों से लापता है। मुझे नहीं पता कि भाई योंग ने उसे कैसे ढूंढा। ये 10,000 वर्षों से गायब है। चेन जियांग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, वह भी अनंत पर्वत का शिष्य है। बेशक वह है, वह अनंत पर्वत का एक महान शिष्य है जो कभी कभी एक प्रतियोगिता आयोजित करता है, और भाई योंग, इस भाई ने एक बार इस प्रतियोगिता में कई उत्तराधिकारी शिष्यों को हराया था, इस प्रकार प्रसिद्ध हो गया। लेकिन बाद में उसने दान भगवान संस्थान को भी नाराज कर दिया, और दान भगवान संस्थान द्वारा उसे 1,00,000 साल के लिए बंद कर दिया गया, और वह उस दौरान गायब भी हो गया। हुआ लैंग ने कहा, डैंग गॉड इंस्टीट्यूट का तथाकथित प्रतिबंध किसी भी दिव्य छर्रे को न देना और उन्हें परिष्कृत करने में मदद न करना था। ये शिष्यों के लिए बहुत घातक था, क्योंकि सच्चे शिष्य डैंग गॉड इंस्टीट्यूट से बहुत सस्ती कीमत पर बोन लेवल डैन खरीद पाएंगे। बस उन्हें डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के लिए कुछ काम करने होंगे, लेकिन ये शांगपिन बोन लेवल डैन न खरीद पाने से बेहतर था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, भाई योंग के भाई को कहीं छिपा होना चाहिए और गायब नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह शेन युआन पत्थर को डैंग गॉड इंस्टीट्यूट को देने के बजाय अन्य ताकतों को देना पसंद करेगा। इसके अलावा किसी को भी यह नहीं पता था कि उसने तलवार के रूप में कितनी हड्डियां विकसित की थीं। उन्हें बस इतना पता था कि वह शीर्ष 5 सच्चे शिष्यों में से एक था, और वह जिस तलवार का इस्तेमाल करता था वह राजा स्तर की भगवान तलवार थी। तेंग योंग आया था और गुफा के द्वार पर चेन जियांग का नाम चिल्ला रहा था। चेन जियांग तुरंत दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, और दरवाजा खोलते ही तेंग योंग ने तुरंत शंकु आकार की बांस की टोपी वाले आदमी को अंदर खींच लिया। वह जिंगजी था, एक बेहद सौम्य दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसकी मूंछें और छोटी सी दाढ़ी थी। जब वह मुस्कुराता था तो वह अपनी आंखें सिकोड़ लेता था, जिससे एक दयालु मुस्कान दिखती थी। भाई, यह मेरा भाई है, जिंगजी, तेंग योंग ने कहा। मुझे इस कमीने को खोजने के लिए कई जगहों पर भागना पड़ा। मैं आह योंग के चरित्र को समझता हूँ। चूंकि वह तुम्हें बड़ा भाई कहता है और मैं उसके पीछे यहाँ आया हूँ, मुझे डर है कि मुझे तुम्हें बड़ा भाई कहना पड़ेगा, जिंगजी ने कहा। तेंग योंग ने पहले ही उसे चेन जियांग द्वारा शांगपिन बोन लेवल डैन दिए जाने के बारे में बता दिया था, और यह वास्तव में एक बड़ा प्रलोभन था। उन्हें बड़ी संख्या में शेन युआन पत्थर की आवश्यकता नहीं थी, नहीं उन्हें शांगपिन बोन लेवल डैन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक चीजें करने की आवश्यकता थी। ये 2 शांगपिन बोन लेवल डैन हैं। चूंकि आप मुझे बिग ब्रदर कहना चाहते हैं तो मैं कंजूस नहीं हो सकता, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं एक छोटी शक्ति स्थापित करना चाहता हूँ। इसका कारण भविष्य में मेरी अपनी सुरक्षा भी है। आप सभी को यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि मैं एक पिल गॉड हूँ। मेरी पिल रिफाइनिंग स्किल्स डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के उन पुराने साथियों से कम नहीं है, और मैं उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता, इसलिए मैं केवल अपना रास्ता खुद बना सकता हूँ। डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के खिलाफ लड़ना, ये कुछ ऐसा था जिसे तेंग योंग और जिंगजी देखना पसंद करेंगे, और अभी चेन जियांग जाहिर तौर पर डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के कटोरे को तोड़ने जा रहा था, लेकिन ऐसा करने के बाद उसे डैंग गॉड इंस्टीट्यूट से खतरा होगा, इसलिए उसे किसी की रक्षा की जरूरत होगी। वे जल्द ही समझ जाएंगे। चिंता मत करो बड़े भाई, जब तक ये डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के खिलाफ है मैं निश्चित रूप से आपका समर्थन करूंगा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वह करीब 10,000 सालों से व्यस्त था, फिर भी वह केवल 2 शांगपिन बोन लेवल डैन ही हासिल कर पाया था, जो घटिया क्वालिटी के थे। हालांकि अब उसे चेन जियांग से मिलने से ही 2 मिल गए थे। हमारी वर्तमान ताकत डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के एल्डर हॉल से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें कुछ और विशेषज्ञों को शामिल करना होगा। दिव्य गोलियों के बारे में चिंता मत करो, चेन जियांग ने कहा। मैं लीडर के बारे में चिंतित हूँ, वह निश्चित रूप से बहुत मजबूत है। जब समय आएगा तो वह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। बस इतना ही नहीं, लीडर अभी भी एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमारी ओर से दया की भीख मांगी थी, लेकिन उनके पास खुद ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तेंग योंग ने कहा, बड़े भाई, आप हमारे लीडर को शायद नहीं समझ पाए। जब आप उनके संपर्क में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हुआ लो ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नेता को लंबे समय से आंतरिक संप्रदाय द्वारा बाहरी संप्रदाय को धमकाना पसंद नहीं था, इसलिए वह हमेशा नियमों को बदलना चाहता था और आंतरिक संप्रदाय के मूल शिष्यों को विशेष देव जानवरों की तलाश में भेजना चाहता था। ये सिर्फ इतना है कि इसे हासिल करना आसान नहीं है। ओह क्यों, वह एक नेता है। चेन जियांग थोड़ा उलझन में था। क्या वह अनंत पर्वत में सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं, यह एल्डर प्रांगण और दान भगवान संस्थान पर निर्भर करता है, और मूल शिष्यों के उस समूह पर भी। जब तक वे एकजुट होते हैं और नेता की बात नहीं सुनते, तब तक नेता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक संप्रदाय में सबसे मजबूत दान भगवान संस्थान है, फिर बुजुर्गों का प्रांगण, और अंत में सच्चे शिष्यों का वह समूह। हुआ लैंग ने कहा, वे सच्चे शिष्य हमारी देखभाल नहीं करेंगे, हम तो केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं।
चाहे कुछ भी हो, हमें बाहरी संप्रदाय के शिष्य ही माना जाएगा और केवल स्थानीय लोगों को ही सच्चे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य माना जाएगा, टेंग योंग ने कहा। चेन जियांग ने समझा और सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो अगर नेता नियमों को बदलना चाहते हैं तो जन्मजात और पले बड़े आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का समूह इसके लिए सहमत नहीं होगा। इसका मतलब है कि वे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के समान ही होंगे और उन्हें हर महीने विशेष देव जानवरों का शिकार करना होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इन सभी वर्षों में हम बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने कभी भी उन कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया है जो उन्होंने सहन की हैं। उन्होंने हमें नीची नज़र से देखा है और यहाँ तक कि दान भगवान संस्थान द्वारा हमारे साथ ठंडा व्यवहार भी किया जाता है। हम में से जो बाहरी संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं, जो एल्डर बनने में सक्षम हैं, वे केवल बाहरी संप्रदाय के उपयाजक ही बन सकते हैं। जिंगजी ने आह भरी। हमारे पास बहुत सारे बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं, लेकिन उनमें से कई मर गए। वे सभी विशेष देव जानवरों का शिकार करने गए थे। इस प्रकार हमारी संख्या हमेशा इतनी ही है, इसलिए इसे आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की स्थिति को कोई खतरा नहीं होगा। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, दान भगवान संस्थान और बुजुर्ग के आंगन के लोग कितने मजबूत हैं? अगर हम बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साथ सेना में शामिल हो जाएं, तो क्या हम उनके खिलाफ लड़ पाएंगे? तेंग योंग और जिंगजी एक दूसरे की ओर देखते हुए विचार कर रहे थे। ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे और आंतरिक शिष्यों के बीच अंतर यह है कि उनके पास जीवन या मृत्यु का कोई अनुभव नहीं है और शायद ही कभी विशेष देव जानवर से लड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सामान्य है। अगर हम लड़ते हैं तो हमारा लड़ाई का अनुभव बहुत समृद्ध होगा और हम इसके साथ लड़ सकते हैं। और उनका लाभ यह है कि उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, इसलिए उनके लिए दिव्य गोलियां प्राप्त करना हमारे लिए जितना आसान है उससे कहीं अधिक आसान है। उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और वे हर महीने हमसे ज़्यादा दे सकते हैं, जिंगजी ने कहा। चेन जियांग ने आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की स्थिति को समझने के बाद महसूस किया कि उसके पास अनंत पर्वत के एक कोने को तोड़ने का बहुत अच्छा मौका था, और वह था बाहरी संप्रदाय के मैदान में प्रवेश करने वाले सभी शिष्यों को दूर ले जाना। बाहरी संप्रदाय से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना आसान नहीं था। जब तक कोई शिष्य प्रवेश कर सकता था, वे बहुत उत्कृष्ट होते। उन्होंने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था और हर दिन ब्लेड पर अपना जीवन जिया था। उन्हें बहुत उत्कृष्ट युद्ध देवता कहा जा सकता है। चेन जियांग ने पहले फैंग वू के साथ बातचीत की थी, इसलिए वह उसे बेहतर समझता था। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में से दो ऐसे हैं जो बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हम उनसे परिचित नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें अभी भी थोड़ा बहुत समझते हैं। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में से दो ऐसे हैं जो बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हम उनसे परिचित नहीं हैं, टेंग योंग ने कहा। वे भी दान भगवान संस्थान के गुस्से से पीड़ित होंगे, इसलिए हम उन्हें इसमें शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। चेन जियांग ने कहा, मेरा लक्ष्य बाहरी संप्रदाय से आने वाले सभी शिष्यों को एक साथ इकट्ठा करना है। बस मुझे गुप्त रूप से आना है और मुझे आंतरिक संप्रदाय को पता नहीं चलने देना है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पास भविष्य में पूरे अनंत पर्वत पर कब्जा करने का मौका होगा। टेंग योंग और जिंगजी दोनों ने ठंडी हवा में सांस ली। चेन जियांग की महत्वाकांक्षा वास्तव में इतनी बड़ी थी, वह एवरलास्टिंग माउंटेन को पूरा निगल जाना चाहता था। चेन जियांग ने 2 और शांगपिन हड्डी स्तर के दान निकाले और उन्हें क्रमशः तेंग योंग और जिंगजी को दे दिया। फिर कहा, तुम दोनों जाओ और उन 2 अपेक्षाकृत मजबूत बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को शामिल करो। पहला कदम सबसे पहले सभी सबसे मजबूत बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को इकट्ठा करना है और फिर तुम दोनों को अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को शामिल करने देना है। सच्चे शिष्यों की ताकत की रैंकिंग में 4 ऐसे हैं जो बाहरी संप्रदाय से संबंधित हैं। अगर हम उन सभी को जीत सकते हैं तो हे। हुआ लैंग मुस्कुराया और कहा, बड़े भाई, जब समय आएगा तो हमारा बाहरी संप्रदाय एक शक्तिशाली ताकत होगा। चूंकि नेता 100 देवताओं और 9 हड्डियों के स्तर से संबंधित है, तो वह क्या बंद करने की कोशिश कर रहा है? क्या हम सीमा तक नहीं पहुंच गए हैं? चेन जियांग ने पूछा। यह कहना मुश्किल है कि क्या ये सीमा है, लेकिन यह संभव है कि इससे पहले किसी ने इसे पार नहीं किया हो, इसलिए ये सीमा है। अभी विभिन्न शक्तियों के सभी बड़े लोग इस सीमा को तोड़ने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जिंगजी ने कहा, मैं जो जानता हूं उसके अनुसार डेंगॉड इंस्टीट्यूट और बड़ों के कबीले में 100 देवताओं के स्तर और 9 हड्डियों वाले लोग हैं, और अभी मैं केवल 100 देवताओं के स्तर और 4 दिव्य देवता पर हूं। टेंग योंग हैरान था, क्या आपके पास वास्तव में 4 हड्डियां हैं? मेरे पास अभी भी 3 हड्डियां हैं। कई उत्तराधिकारी शिष्यों के लिए 3 हड्डियां ही उनकी सीमा थी। जब टेंग योंग को पता चला कि जिंग जेड के पास 4 हड्डियां हैं, तो उसके दिल में एक बल की लहर दौड़ गई। वह भी आगे बढ़ना चाहता था। 100 देवताओं के स्तर की 9 हड्डियों को तोड़ने के बाद क्या होगा? स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरा इतना बड़ा है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और इसे तोड़ ना पाया हो? चेन जियांग इस बारे में बहुत उत्सुक था। किंवदंतियों में कुछ तो है। जिंगजी अचानक गंभीर हो गया। ये वास्तव में मरे हुए दिव्य जाति और दिव्य ड्रैगन जाति के पुराने कुलपति हैं।
ऐसा कहा जाता है कि वे सभी इस सीमा को तोड़कर गायब हो गए। यही कारण है कि स्वर्ग मंच के सितारों के अन्य बड़े शॉट इन देव जातियों को निशाना बना रहे हैं, उनके शरीर से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहते हैं। जब यूएर ने यह सुना तो वह बहुत हैरान हुई। उसे ये भी लगा कि यह संभव है। उसे स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में लौटे हुए बहुत समय हो गया था। मैं 1 महीने के लिए एकांत में जाकर गोलियां बनाना चाहता हूँ। चेन जियांग ने कागज के कुछ टुकड़े निकाले और उन्हें क्रमशः टेंग योंग, जिंग जी और हुआ हुआन को दे दिया और कहा, ये अस्थि स्तर डैन को परिष्कृत करने के लिए दिव्य दवाएं हैं। अगर आप उन्हें पाते हैं तो उन्हें मेरे लिए वापस खरीदने की पूरी कोशिश करें। मैं उन्हें परिष्कृत करने में आपकी मदद करूंगा। वे उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए और कम या मध्यम गुणवत्ता की नहीं होनी चाहिए। सभी कागजों पर डिज़ाइन थे, इसलिए उन्हें एक नज़र में पहचाना जा सकता था। टेंग योंग और अन्य लोग ध्यान से देख रहे थे। ये अस्थि स्तर डैन को परिष्कृत करने वाली दिव्य औषधियां थीं। उस समय एक व्यक्ति जिसके पास 1 दर्जन से अधिक दिव्य देवता थे, उसने बहुत सारी दिव्य दवाइयां खरीदीं। बाद में उसे कानून लागू करने वालों ने पकड़ लिया, इसलिए आप लोगों को सावधान रहना होगा। ये दिव्य दवाइयां खरीदना निश्चित रूप से आसान है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह आदमी बड़ी मात्रा में दवाइयां नहीं खरीदता और 3 हड्डियां नहीं खाता। चेन जियांग यांग तियानई के बारे में बात कर रहा था और जब उसने इस मामले के बारे में सोचा तो वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। हम 1 महीने में बड़े भाई की तलाश में वापस आएंगे, टेंग योंग ने कहा। चूंकि वह जानता था कि यह किस तरह की दिव्य औषधि है, इसलिए उसे केवल चेन जियांग को परिष्कृत करने के लिए इसे खरीदने की जरूरत थी। चेन जियांग ने दिव्य औषधि के दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया। उसने जो बैंगनी मोती संघनित किए थे वे केवल पैसे की बर्बादी थे। टेंग योंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद चेन जियांग अपने कमरे में भाग गया और अपनी साधना शुरू करने की तैयारी करने लगा। चेन जियांग, तुम्हें जल्दी से मजबूत बनना होगा। मुझे कैट रेस और उनके पास ले चलो, यू एर ने कहा। जब तुम 100 देवताओं के स्तर तक साधना करते हो और स्वर्गीय जादुई तलवार का उपयोग करते हो तो तुम मूल रूप से किसी से नहीं डरते। मैं अभी ऐसा करूंगा। उच्च श्रेणी के 9 यिन और यांग दान अब मुझे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं उच्च श्रेणी के 9 यिन और यांग दान को परिष्कृत करना चाहता हूं। चेन जियांग ने कहा। जीवित वध विधि से उन्होंने जो बैंगनी मोती एकत्रित किए थे उन्हें अधिक से अधिक शांगपिन औषधि के स्तर तक ही उठाया जा सकता था, उन्हें किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। लेकिन 6 स्थानों भगवान कब सकता है। उसने 2 दिव्य औषधियां निकालीं जिनकी 9 यिन और यांग दान ने उसे आवश्यकता बताई थी। उन्हें 6 लोकों के ईश्वर कप में रख दिया और फिर 6 लोकों के दर्पणों का सहयोग निकाल लिया। 9 यिन और यांग दान को केवल 2 दिव्य औषधियां चाहिए थीं और यहाँ भी इन 2 दिव्य औषधियों की भरमार थी। यहाँ के कीमियागरों को यह भी नहीं पता था कि ये खजाने थे और उन्हें केवल यही लगता था कि वे फट जाएंगे। 2 घंटे बीत गए और चेन जियांग ने दयालु दिव्य फल और 3 आपदाओं को नष्ट करने वाले फूल को बाहर निकाला। अभी यह पर्याप्त नहीं है, मैं अभी इससे थोड़ा दूर हूँ। चेन जियांग ने जल्दी से दोनों दिव्य दवाइयाँ ले लीं। 2 घंटे बाद उन्होंने 3 आपदाओं को नष्ट करने वाले फूल और दयालु फल को बाहर निकाला। यह एक सफलता है, चेन जियांग ने उत्साह से कहा। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास अब पर्याप्त बैंगनी मोती नहीं है, अन्यथा मैंने एक विशाल ढेर की नकल की होती। यदि केवल मेंगेर और अन्य यहाँ होते तो उनके सभी दिव्य देवता जीवित वध विधि का उपयोग करने के मामले में मेरे से कहीं बेहतर होते। चेन जियांग ने 6 लोगों के भगवान कप के माध्यम से दिव्य दवा के 6 सेट बनाने के लिए 1 दिन बिताया। ये 9 यिन और यांग दान केवल 1 गोली का उत्पादन कर सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं टूट सकता है। चेन जियांग ने पहले भी कोशिश की थी लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। बस 9 यिन और यांग दान के प्रभाव इतने डरावने हैं, 1 गोली देना ही काफ़ी है। यूएर ने कहा, अगर यह कम गुणवत्ता का है तो आपको अपने दिव्य देवता को बहुत जल्दी संघनित करने में सक्षम होना चाहिए। यह निश्चित रूप से ऊपरी स्तर के 9 यिन और यांग दान से बेहतर है। चेन जियांग ने कहा, मैं पहले ये जांचूंगा कि दवा की गुणवत्ता कितनी अच्छी है और यदि यह पर्याप्त नहीं है तो मैं बाद में किंग ग्रेड को परिष्कृत करूंगा। ये 3 कमल दान के शोधन के लिए भी तैयार करना है। ... जब से चेन जियांग ने किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल खरीदने के लिए 780 गोलियां इस्तेमाल की, तब से डैंग गॉड इंस्टीट्यूट पूरे दिन बेचैन रहा, क्योंकि ऐसा रहस्यमय और शक्तिशाली पिल गॉड अचानक वान प्राचीन स्वर्गीय सितारे में प्रकट हुआ और वह एवरलास्टिंग माउंटेन के नियंत्रण में नहीं था। इससे वे बेहद भयभीत हो गए। अगर पिल गॉड ने दूसरी गोलियां परिष्कृत की होती तो ठीक रहता, लेकिन उसने जो गोली परिष्कृत की वह वास्तव में बोन लेवल डैन थी। यह एक दिव्य गोली थी जो डैंग गॉड इंस्टीट्यूट की नींव को खतरे में डाल सकती थी। इस वजह से डैंग गॉड इंस्टीट्यूट और एल्डर कोर्टेयार्ड ने मिलकर काम किया। उन्होंने एल्डर कोर्टेयार्ड से लोगों को इस मामले की जांच करने के लिए भेजा। वे जानना चाहते थे कि रहस्यमय पिल गॉड कहाँ है। C2256
चेन जियांग की उच्च ग्रेड 9 यिन और यांग दान को परिष्कृत करने में प्रगति बेहद सहज थी। उसने पहले कुछ उच्च ग्रेड भट्टियों को परिष्कृत किया था, इसलिए वह 9 यिन और यांग दान से बेहद परिचित था। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि उच्च श्रेणी के 9 यिन और यांग डैन और उच्च श्रेणी के 9 यिन और यांग डैन के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि वे एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्हें मिलाने में ही उन्हें आधा दिन लग गया, जबकि पहले उन्हें उच्च श्रेणी के 9 यिन और यांग डैन को परिष्कृत करने में इतना समय नहीं लगता था। ठीक है, चेन जियांग पहले से ही बहुत पसीना बहा रहा था। उसने पहले से ही एक उच्च गुणवत्ता वाले 9 यिन और यांग दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था, लेकिन जो बात अकल्पनीय थी वह ये थी कि भले ही उसने पहले एक ताइपिन दान को परिष्कृत किया था, उसे कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। उसे संदेह था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले बहुत सारे कठिन शांगपिन दान को परिष्कृत किया था, और जब वह उच्च गुणवत्ता पर पहुंच गया तो उसे बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं हुई। यदि वह ताइपिन दान की विशेषताओं वाली एक दिव्य गोली को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा होता तो ये काफ़ी कठिन होता। अजीब बात है, गोली क्लेश क्यों नहीं है? जब आप पहले सफल हुए थे तो हमेशा गोली क्लेश था, लेकिन इस बार कोई गोली क्लेश नहीं था, यूए ने कहा। चेन जियांग ने भट्टी से 9 यिन और यांग दान को बाहर निकालने के बाद वह गोली क्लेश के आने का इंतजार कर रहा था। क्या हो रहा है? जब चेन जियांग को यह समझने में कठिनाई हुई तो उसके हाथ में पकड़े हुए 9 यिन और यांग दान कांपने लगे। 9 यिन और यांग दान के आंतरिक भाग में एक चौंकाने वाली शक्ति निहित थी, जिसके कारण दिव्य गोली इतनी मजबूत कंपन जारी करती थी। 9 यिन और यांग दान के शीर्ष पर यिन यांग ट्विन मछली पैटर्न शीर्ष गति से घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि यह एक काले और सफ़ेद प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा था। इस गोली का क्या हुआ? चेन जियांग अंततः 9 यिन और यांग दान को नियंत्रित करने में असमर्थ था। दिव्य गोली उसके हाथ से उड़ जाने के बाद वह हवा में तैरती रही, बाएं और दाएं झूलती रही। गोली क्लेश आ गया है। बस ये गोली क्लेश पिछले उच्च श्रेणी की गोली क्लेश से अलग है। जब चेन जियांग ने इस दिव्य गोली की प्रतिक्रिया देखी तो वह तुरंत समझ गया। टियर 2 9 यिन और यांग दान की गोली आपदा अंदर से आए, लाल बिजली के विपरीत जो अचानक प्रकट हुई जब वह ऊपरी स्तर पर थी। अजीबोगरीब गोली आपदा के बाद 9 यिन और यांग दान शांत हो गए और चेन जियांग की हथेली पर उतर गए। इससे चेन जियांग ने भी राहत की सांस ली। उच्च श्रेणी के 9 यिन और यांग दान को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि यह कितना प्रभावी है। चेन जियांग ने इसे खाने के बाद उसके शरीर में 9 से शुरू होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन जल्दी से गुजरे। बहुत जल्दी ही ये परिवर्तन के अंतिम चरण पर पहुंच गया था और शक्ति भी भौतिक शरीर से दिव्य इंद्रिय सागर में स्थानांतरित हो गई थी। औषधीय शक्ति बहुत मजबूत हो गई है और यह अभी भी काफ़ी उपयोगी है। वर्तमान स्थिति के आधार पर मुझे एक दिव्य देवता और एक दिव्य आत्मा को संघनित करने में सक्षम होने से पहले कम से कम 100 यिन और यांग दान खाने की आवश्यकता होगी। ये गति भी धीमी नहीं है। चेन जियांग उच्च गुणवत्ता वाले 9 यिन और यांग दान से काफ़ी संतुष्ट था। उनमें से 100 खाने से उसे 91वें दिव्य देवता को संघनित करने में मदद मिली। ये पहले से ही बहुत तेज था। इस स्तर पर अधिकांश लोगों को केवल एक दिव्य देवता को समझने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। उच्च गुणवत्ता वाले 9 यिन और यांग दान सफल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इसे परिष्कृत करने का समय नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ कम गुणवत्ता वाले शांगपिन हड्डी स्तर के दान को परिष्कृत किया जाए, या यहाँ तक कि कुछ उच्च गुणवत्ता वाले 9 यिन और यांग दान को भी परिष्कृत किया जाए। अब चूंकि चेन जियांग हड्डियों की खेती करना चाहता था, इसलिए उसे उच्च गुणवत्ता वाले भोजन से संतुष्ट करना मुश्किल होगा। अभी वह न केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, बल्कि वह टेंग योंग और अन्य लोगों को भी बेहतर बनाने में मदद करना चाहता था। अन्यथा अगर कोई संघर्ष होता तो वह निश्चित रूप से डैंग गॉड इंस्टीट्यूट और एल्डर हॉल को हराने में असमर्थ होता। यदि दान ईश्वर संस्थान और बुजुर्गों को पता चला कि वह गुप्त रूप से बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साथ समन्वय कर रहा था, तो जब तक उन्हें कोई खतरा महसूस होता वे निश्चित रूप से हाथ मिला लेंगे और उनका सफाया कर देंगे। मुझे 1 महीने के समय में काफ़ी शांगपिन बोन लेवल डैंग को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। जब तक मैं एक बोन लेवल डैंग को परिष्कृत करता हूँ, मैं एक बाहरी शिष्य की भर्ती कर सकता हूँ। ये काफ़ी आसान है। चेन जियांग अपने दिल में गुप्त रूप से प्रसन्न था। हालांकि बोन लेवल डैंग कीमती थे, वे दिव्य छर्रे थे जिन्हें परिष्कृत करना आसान था, खासकर मध्यम और निम्न गुणवत्ता वाले। यूए ने कहा, मुझे अपने साथ कम से कम 100 शांगपिन बोन लेवल डैंग की ज़रूरत है और मध्यम स्तर के लोगों को कम से कम 3 से 400 की ज़रूरत है। डैंग गॉड इंस्टीट्यूट निश्चित रूप से आपके जितना उदार नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही बाहरी शिष्यों को नियंत्रित करने के लिए बोन लेवल डैंग का उपयोग करने के आदी हैं। यहाँ तक कि अगर वे आसानी से बोन लेवल डैन पर अपना हाथ रख भी लेते तो वे इसे इतनी आसानी से नहीं देते। चेन जियांग ने उच्च श्रेणी की दिव्य औषधि की नकल करने के लिए बैंगनी मोती को संघनित करने के लिए जीवित वध विधि का प्रचलन शुरू किया। डैंग गॉड इंस्टीट्यूट जानता है कि ऐसे बहुत से पिल गॉड नहीं हैं जो बोन लेवल डैन को परिष्कृत कर सकें।
उन्हें चिंता है कि बोन लेवल डैन की रेसिपी लीक हो जाएगी, इसलिए वे रेसिपी को बहुत से लोगों तक नहीं फैलाएंगे। वे केवल कुछ मुख्य शिष्यों को ही बताएंगे। गोलियों की कमी के अलावा एवरलास्टिंग माउंटेन में बोन लेवल डैन की ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी कि उनके बोन लेवल डैन भी शायद बहुत घबराए हुए थे। चेन जियांग अचानक से भयावह रूप से हंसा। टेंग योंग और अन्य लोगों के लौटने तक प्रतीक्षा करें, हम उनके साथ इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि हमें बोन लेवल डैन की गोली के फॉर्मूले को फैलाना चाहिए या नहीं। मैं सहमत हूँ। स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म के बड़े लोग बहुत घिनौने हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। यूएर इन बड़ी शक्तियों से नफरत करता था। वे ही थे जिन्होंने अनडेड डिवाइन रेस को नष्ट कर दिया था, और अब स्टार मून डिवाइन रेस और स्टार मून डिवाइन रेस दोनों ही इसमें शामिल हैं। पलक झपकते ही एक महीना बीत गया। पहले से परिष्कृत किए गए छर्रों को जोड़कर चेन जियांग के पास अब 90 शांगपिन बोन लेवल डैन थे, जबकि मध्यम रैंक वाले के पास 200 थे। हालांकि वह अपने शुरुआती लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी यह अभी के लिए पर्याप्त था। जैसे ही चेन जियांग अपने कमरे से बाहर आया, उसने देखा कि तेंग योंग और जिंगजी दोनों यहाँ थे। फैंग वू भी वापस आ गया था, लेकिन उसने हुआ लैन को नहीं देखा। अरलान कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? चेन जियांग हंसा। सच्चे शिष्य की परीक्षा देने के बाद इस लड़के को गंभीर चोट लगी है। वह अभी भी लेटा हुआ है। टेंग योंग हंसा। उत्तराधिकारी शिष्यों का मूल्यांकन, तो क्या वह पास हो गया? पूछा। वह भी अब उत्तराधिकारी शिष्य बनना चाहता था, और तभी वह उच्च पद प्राप्त कर सकेगा। बेशक वह पास हो गई। अब फैंग वू ने भी शुरू कर दिया है। तुम्हारा क्या भय? अगर मैं एक सच्चा शिष्य बन जाता तो यह अब से बेहतर होता। कम से कम मुझे हर महीने विशेष देव जानवरों का शिकार नहीं करना पड़ता। जिंग जी ने पूछा। फैंग वू ने हंसते हुए कहा, मैं पहले ही दूसरा परीक्षण पास कर चुका हूँ। जब तक मैं तीसरा परीक्षण पास कर सकता हूँ, मैं एक उत्तराधिकारी शिष्य बन जाऊंगा, और उस समय यहाँ तक कि फैंग कबीला भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं भी परीक्षा दूंगा। इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? चेन जियांग ने इस बारे में सोचा और अपना निर्णय लिया। 10 दिन बाद ये पंजीकरण का दिन होगा। पंजीकरण का दिन महीने की शुरुआत में सिर्फ 3 दिन का होगा। पंजीकरण का दिन महीने के अंत तक पूरा होना चाहिए। पहला परीक्षण एक राजा स्तर के विशेष देव जानवर को मारना था। यह अपेक्षाकृत सरल था। दूसरा परीक्षण 10 ज़ियापिंग हड्डी स्तर के डैंग को डैंग गॉड इंस्टीट्यूट को देना था। यह बड़े भाई के लिए बहुत आसान था। तीसरा चरण अधिक कठिन है। यह एल्डर हॉल है जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक उत्तराधिकारी शिष्य का चयन करता है। आपको पास होने के लिए जीतना होगा, अन्यथा आपके पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। टेंग योंग ने कहा। C2257। पहले 2 परीक्षणों को सामान्य माना जा सकता है, लेकिन दूसरे परीक्षण के लिए आमतौर पर डैंग गॉड इंस्टीट्यूट को 10 ज़ियापिंग बोन लेवल डैन देने की आवश्यकता होती है। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर हम उन्हें ज़ियापिंग बोन लेवल डैन नहीं देते हैं तो उन्हें हमें 10 बिलियन देने होंगे। कोई और रास्ता नहीं है। जिसने डैंग गॉड इंस्टीट्यूट को इतना शक्तिशाली होने के लिए कहा, इस नियम का मतलब है कि वह या तो बोन लेवल डैन या शेन युआन पत्थर को छीनना चाहता है। यदि आप उसके कहे अनुसार नहीं करते हैं तो आप परीक्षा देने के बारे में भूल सकते हैं। जिंगजी का चेहरा भी आक्रोश से भर गया था। अगर मैं तीसरे चरण में असफल हो जाता हूं तो क्या मुझे फिर से शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ेगा? राजा स्तर के विशेष देव जानवर को मारना नहीं पड़ेगा, और दान देव संस्थान को एक और वस्तु नहीं देनी पड़ेगी। चेन जियांग ने फैंग वू को देखा और पूछा, फैंग वू, क्या तुम तीसरे चरण के लिए तैयार हो? क्या तुम आश्वस्त हो? अगर हम हार गए तो हमें शुरुआत से शुरू करना होगा, और इससे दान देव संस्थान को लाभ होगा। बेशक, मुझे पूरा भरोसा है। फैंग वू ने हंसते हुए कहा, मेरे पास पहले से ही 4 दिव्य देवता हैं। इतनी जल्दी? अभी तो केवल 1 महीना ही हुआ है। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम भाग्यशाली होते हैं तो हम रुक नहीं सकते। फैंग वू बहुत खुशी से हंसा। मेरे पास भी केवल 3 ही हैं। टेंग योंग ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, बड़े भाई, हमने जो दिव्य औषधि खरीदी है उसे देखिए, है न? टेंग योंग और जिंगजी ने चेन जियांग को एक स्टोरेज बैग दिया। चेन जियांग ने इसे प्राप्त किया, इसे देखा और हंसा। ठीक है, ये सभी दिव्य दवाइयां हैं जिनकी शांगपिन बोन लेवल डैन को जरूरत है। चेन जियांग ने देखा कि सभी दिव्य दवाइयां पहले से ही 30 के समूहों में विभाजित थीं। अगर उन सभी को गोलियों में परिष्कृत किया जाए तो यह कोई छोटी राशि नहीं होगी। कितने शेन युआन पत्थर हैं? चेन जियांग ने पूछा। हमने ये सब खुद ही खरीदा है। इन्हें जोड़कर देखा जाए तो इसकी कीमत 5 अरब शेन युआन पत्थर है। ये वाकई बहुत सस्ता है, उन्होंने कहा। वह और जिंगजी दोनों ही बहुत उत्साहित थे। अगर वे दिव्य छर्रे बना पाते तो भले ही वे असफल हो जाते, लेकिन उनमें से 20 तो बन ही जाते। उनके लिए 20 शांगपिन बोन लेवल डैन एक बहुत बड़ी संख्या थी। अगर वे इसे पहले प्राप्त करने में सक्षम होते तो उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए कम से कम 10,000 साल बिताने पड़ते, और ये तभी होता जब पुराने पिल देवता अच्छे मूड में होते।
अगर वे उनके लिए चीज़ों को मुश्किल बनाना चाहते तो उन्हें खुद को और भी लंबे समय तक बेचना पड़ता। और ठीक है, क्या आपने नहीं कहा था कि आप 2 मजबूत सच्चे शिष्यों को ढूंढेंगे? उनका रवैया क्या है? चेन जियांग ने पूछा। उन सभी को डैंग गॉड इंस्टीट्यूट द्वारा कुछ काम करने के लिए भेजा गया था और वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे पहले ही वादा किया है कि जब वे वापस आएंगे तो वे हमारे साथ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की एकता के मामले पर चर्चा करने के लिए सहमत होंगे। टेंग योंग ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैं आप सभी को इन दिव्य दवाओं को दिव्य गोलियों में परिष्कृत करने में मदद करूंगा। यदि संभव हो तो मुझे जोंगपिन हड्डी स्तर डैन की कुछ दिव्य गोलियां इकट्ठा करने में मदद करें, क्योंकि इस समय इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। टेंग योंग और जिंग जी दोनों ने सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने शेन युआन पत्थर की दिव्य औषधि का बहुत सारा उपयोग उन शांगपिन हड्डी स्तर के डैन को खरीदने के लिए किया था, लेकिन उन्होंने उनमें से 20 को ऐसे ही अर्जित किया था। फैंग वो, अब तुम एक उत्तराधिकारी शिष्य के साथ प्रतिस्पर्धा करोगी, है ना? जब वह समय आएगा तो मैं शायद और दर्शक न बन पाऊं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से नहीं हारना चाहिए। चेन जियांग ने उसका कंधा थपथपाया और उसे प्रोत्साहित किया। ये पक्का है, जब समय आएगा तो मैं जरूर जीतूंगा। हुआ लैंग, ये बदमाश पहले ही पास हो चुका है, इसलिए मुझे भी पास होना चाहिए। फैंग वू हंसा। नहीं तो वह मुझ पर हंसेगा। ये कुछ उच्च गुणवत्ता वाली उपचारात्मक दवाएं हैं, ये सिर्फ पाउडर है लेकिन इसका असर अच्छा है। इसे हुआ लैंग को आजमाने के लिए दें, इसका कुछ असर होना चाहिए। चेन जियांग ने टेंग योंग को औषधीय पाउडर का एक डिब्बा सौंप दिया। अच्छा भाई, इस बार गोली बनाने में तुम्हें कितना समय लगेगा? अगर तुम जल्दी से सच्चा शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें नए महीने पर ध्यान देना होगा, नहीं तो तुम्हें इसके बीतने का इंतजार करना होगा। टेंग योंग ने पूछा। मैं 10 दिन में बाहर आ जाऊंगा। चेन जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद उत्सुकता से कमरे में प्रवेश किया। उसके लिए शांगपिन बोन लेवल डैन के इन 30 बैचों को परिष्कृत करने में 10 दिन भी नहीं लगे। यदि आप एक ही भट्टी में 6 गोलियां बना सकते हैं तो ये 30 गोलियां 180 गोलियां होंगी। क्या आप उन्हें सब देना चाहते हैं? वे निश्चित रूप से सोचते हैं कि आप केवल 20 से अधिक गोलियां ही परिष्कृत कर सकते हैं। यूएर ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन सबको दे दो, वे मुझे पहले ही बड़ा भाई कह चुके हैं। मैं उन्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? चेन जियांग हंसा। केवल ऐसा करके ही हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे वे अधिक महत्वाकांक्षी बन सकें और अधिक शक्तिशाली बन सकें। आखिरकार वे सभी लोग हैं जिन्होंने 100 देवताओं के स्तर तक साधना की है। चेन जियांग वर्तमान में शांगपिन डैन को बहुत आसानी से परिष्कृत कर रहा था, क्योंकि वह परिष्कृत करने के लिए च्वांगशी भगवान भट्टियों का उपयोग कर रहा था। जब इस च्वांगशी भगवान भट्टी का उपयोग लड़ाई के लिए किया जाता था तो यह बहुत भयानक लपटें छोड़ सकता था, लेकिन जब गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किया जाता था, खासकर जब मूल स्रोत शोधन का उपयोग करते हुए, ये जल्दी से आत्मा के रक्त को परिष्कृत कर सकता था जो दिव्य दवा का उपयोग कर रहे थे। च्वांगशी भगवान भट्टी और चेन जियांग के बीच सम्मेलन के बाद ये चेन जियांग की इच्छा के अनुसार लॉ के विभिन्न कार्यों को समायोजित कर सकता है। यदि इसका उपयोग युद्ध के लिए किया जाता है तो लॉ बहुत मजबूत होगी। सिर्फ 3 दिनों में चेन जियांग ने दिव्य औषधियों के सभी 30 सेटों को परिष्कृत कर लिया था और सब कुछ बहुत ही आसानी से हो गया। उसे अब अपने दिव्य देवता की साधना करने की जरूरत थी। पहले उसने द्वितीय दिव्य इंद्रिय सागर में 5 जानवरों की मूर्ति से कहा था कि जब तक वह 100 देवताओं के स्तर और हड्डियों को महान पूर्णता चरण तक साधना कर सकता है, तब तक दूसरा दिव्य इंद्रिय सागर प्रकट होगा। अभी वह द्वितीय दिव्य ज्ञान सागर के बारे में बहुत उत्सुक था। वह वास्तव में देखना चाहता था कि बाहर आने के बाद द्वितीय दिव्य ज्ञान सागर कितना शक्तिशाली होगा। 10 दिन जल्दी ही बीत गए। टेंग योंग और जिंग जी बहुत पहले ही वापस आ गए थे। जब वे अंदर बाहर आते थे तो वे अपना भेष बदल लेते थे और कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। अन्यथा ये दूसरों के संदेह को जगाएगा और वे 2 अधिक शक्तिशाली बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। चेन जियांग ने बाहर आने से पहले अपने कमरे में आराम से स्नान किया। इस बार उसने हुआ लैंग को देखा, जो अपनी कमर के पास बैंगनी जेड पेंडेंट के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। यह एक उत्तराधिकारी शिष्य का प्रतीक था। आह लैंग, बुरा नहीं है। चेन जियांग हंसा, फिर फैंग वू की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था, लेकिन उसकी कमर के चारों ओर बैंगनी जेड पेंडेंट नहीं था। फैंग वू, क्या तुम पास नहीं हो सकते? चेन जियांग ने भौहें से कुढ़ी, लेकिन वह ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि फैंग वू भी मुस्कुराहट से भरा हुआ था। किसने कहा ये? मैं सफलतापूर्वक पास हो गया। मैं कह सकता हूं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। जिस लड़के को मुझसे लड़ने के लिए चुना गया था वह अपेक्षाकृत कमज़ोर था, इसलिए मैंने जल्दी से उसका सामना किया। चेन जियांग ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। फिर उसने एक अपेक्षाकृत बड़ा जेड बॉक्स निकाला और उसे जिंग जी को सौंप दिया। ये शांगपिन बोन लेवल डैन था और जिंग जी दोनों ही इस समय बहुत घबराए हुए थे।
ये पहली बार था जब उन्होंने पिल गॉड से उनके लिए दिव्य गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा था, और यह एक उच्च श्रेणी की बोन लेवल डैन भी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनमें से कितने हैं। जिंगजी ने इसे लिया और खोला। जेड बॉक्स से जो औषधीय सुगंध निकली उसने उसे और टेंग योंग दोनों को चौंका दिया। यहाँ तक कि फैंग वू भी हैरान था, क्योंकि यह औषधीय सुगंध बहुत घनी थी और यह बोन लेवल डैन की औषधीय सुगंध थी। C2258 ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए इसका मतलब था कि जेड बॉक्स में बहुत सारे बोन लेवल डैन थे। हुआ लैंग और फैंग वू तुरंत उठ खड़े हुए और आगे बढ़ गए। बड़े भाई, क्या तुमने इसे गलत व्यक्ति को दे दिया? टेंग योंग ने गहरी सांस ली और कहा। वह और जिंगजी दोनों मानते थे कि चेन जियांग ने उन्हें गलत जेड बॉक्स दिया था, लेकिन वे हैरान हुए बिना नहीं रह सके। चेन जियांग के पास वास्तव में बहुत सारे शांगपिन बोन लेवल डैन थे। यदि चेन जियांग के पास एक मजबूत समर्थक होता और वह डैन गॉड इंस्टीट्यूट और एल्डर हॉल से डरता नहीं, तो सिर्फ इन शांगपिन हड्डी स्तर के डैन के साथ वह निश्चित रूप से अनंत पर्वत के एक कोने को खोदने में सक्षम होता। मैंने गलत दवा नहीं ली। ये वही है जो तुमने उन दिव्य दवाओं से बनाया है। चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अन्य गोली देवताओं से अलग हूँ। जब मैं गोलियों को परिष्कृत कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा सीमा तक जाता हूँ। अन्य गोली देवताओं के हाथों में शायद केवल 1 या 2 गोलियां हों, लेकिन मेरे हाथों में मैं 6 को परिष्कृत कर सकता हूं। टेंग योंग, हुआ लैंग और अन्य सभी अवाक थे। शांगपिन हड्डी स्तर डैन वास्तव में एक ही भट्टी में 6 गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। उनकी राय में ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। चेन जियांग ने गुप्त रूप से बोन लेवल डैन का एक हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उन्हें सब दे दिया। उन्हें लगा कि अगर चेन जियांग उन्हें हर बार 2 छर्रे भी दे दे तो वे निश्चित रूप से मरते दम तक खुश रहेंगे, इसलिए उन्हें उस पर शक नहीं होगा। इससे उन्हें और भी यकीन हो गया कि चेन जियांग उनका बड़ा भाई था। धन्यवाद बड़े भाई, टेंग योंग और जिंगजी ने बहुत भावुक होकर कहा, क्योंकि अब उन्हें डैन गॉड इंस्टीट्यूट के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब उन्हें उसके द्वारा हेरफेर करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं वास्तव में अभी डैन गॉड इंस्टीट्यूट को टुकड़ों में तोड़ना चाहता हूँ। टेंग योंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वह बेहद उत्साहित था और अचानक अपने दिल में खुशी को बाहर निकालने के लिए कुछ और हिंसक करना चाहता था। बड़े भाई, अगर मुझे कोई दिव्य औषधि मिल जाए तो क्या तुम उसे परिष्कृत करने में मेरी मदद करोगे? हुआ लैंग ने जल्दी से पूछा, जबकि उसी समय टेंग योंग ने जेड बॉक्स से शांगपिन हड्डी स्तर के डैन की एक मुट्ठी ली और उन्हें हुआ लैंग के हाथों में थमा दिया। बेशक, चेन जियांग जोर से हंसा। इस समय टेंग योंग ने बोन लेवल डैन का एक और मुट्ठी भर लिया और फैंग वू को दे दिया। आह योंग, आह जे, तुम इतने सालों से यहाँ हो, तुम्हारे पास इन सर्वोच्च दान मोतियों को गुप्त रूप से अच्छी कीमत पर बेचने का कोई तरीका होना चाहिए, है न? तुम सभी को अब बड़ी संख्या में शेन युआन पत्थरों की आवश्यकता है और फिर तुम सभी महान पृथ्वी चरण सितारों के माध्यम से जा सकते हो और बड़ी मात्रा में मध्यम और निम्न श्रेणी के तीसरे दर्जे के अस्थि स्तर के दान की दिव्य दवा खरीद सकते हो। चेन जियांग ने कहा, जब हमारे पास पर्याप्त अस्थि स्तर का दान और पर्याप्त ताकत होगी तो हम अपना संप्रदाय स्थापित करेंगे। जब टेंग योंग और बाकी लोगों ने चेन जियांग की बातें सुनी तो वे बेहद महत्वाकांक्षी हो गए। अगर चेन जियांग अपना खुद का संप्रदाय स्थापित कर लेते तो वे निश्चित रूप से शक्तिशाली बुजुर्ग होते। हालांकि उनके पास अच्छी ताकत थी, लेकिन एवरलास्टिंग माउंटेन के भीतर उन्हें कभी भी इस तरह से महत्व नहीं दिया गया था। केवल चेन जियांग ने उन्हें इतना महत्व दिया। चलो अब जाकर यह करते हैं। इन शांगपिन बोन लेवल डैन को हमारे अपने कई डैन से बदला जा सकता है। उस समय हम पूरे स्टार लॉ डिवाइन दायरे पर हावी हो जाएंगे। टेंग योंग ने उत्साह से कहा। चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं पहले उत्तराधिकारी शिष्य बनने के लिए मूल्यांकन लूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य कितने मजबूत हैं। हुआ लैंग और मैं अभी अभी सच्चे शिष्य बने हैं और पहले से ही बहुत सी छोटी छोटी बातें हमारा मजाक उड़ा रही हैं और हमारा उपहास कर रही हैं और वे बहुत ही असंतुष्ट लग रहे हैं। वे छोटे मोटे कचरे जो छोटी उम्र में ही भीतरी प्रांगण में पैदा हो गए थे, वे ऐसे प्रचुर संसाधनों का आनंद लेते हैं और आमतौर पर विशेष देव जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उनमें से कोई भी सच्चे शिष्य के मूल्यांकन को पास नहीं कर सकता है, इसलिए उनके पास अभी भी यह कहने का चेहरा है कि हम उद्धरण चिन्ह। ये सही है, खासकर यह जानने के बाद कि मैंने अभी अभी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश किया है और मैं पहले से ही एक सच्चा शिष्य बन चुका हूँ। वे और भी अधिक ईर्ष्यालु हैं। वे सिर्फ बेकार लोगों का एक समूह हैं। अगर मैं उनके जैसा होता तो मैं बहुत पहले ही आत्महत्या कर चुका होता। हालांकि वह और हुआ लैंग सच्चे शिष्य बन गए थे, फिर भी कई आंतरिक शिष्य उन्हें नीची नज़र से देखते थे। ये लोग जल्दी या बाद में जान जाएंगे कि हम कितने मजबूत हैं। हम उन्हें दिखाएंगे कि वे कितने छोटे हैं, इसलिए हम उन्हें थोड़ी देर के लिए कूदने देंगे। चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब हम बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करने वाले शिष्यों को गुप्त रूप से शामिल करना जारी रखेंगे ताकि वे जल्दी से अधिक हड्डियों की खेती और उत्पादन कर सकें। अगर मैं एक साधारण बाहरी शिष्य होता तो मुझे आने दिया जाता।
एक सच्चा शिष्य भाई योंग और अन्य लोगों पर निर्भर होगा। हुआ लैंग ने कहा, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। आखिरकार मैं अब एक उत्तराधिकारी शिष्य हूँ। आमतौर पर हमें बस उन बाहरी शिष्यों की मदद करनी होती है जो अभी अभी आए हैं और हम उनकी सद्भावना प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हम उनसे बात भी कर सकते हैं और उन्हें आसानी से जीत सकते हैं। फैंग वू लंबे समय से बाहरी संप्रदाय में काम कर रहा था, इसलिए वह इन तरीकों से काफ़ी परिचित था। आप लोग मुझे कुछ कमज़ोर जियापिंग बोन लेवल डैन दे दीजिए। जो मैं परिष्कृत करता हूँ वे सभी खराब नहीं हैं, मैं उन्हें डैंग गॉड इंस्टीट्यूट को देने का साहस नहीं कर सकता। चेन जियांग ने कहा। जिंगजी ने तुरंत 10 से ज़्यादा छर्रे निकाले और चेन जियांग को दे दिए। क्योंकि कभी कभी जब अपेक्षाकृत दुर्लभ और कीमती चीज़ें खरीदते हैं तो किसी को व्यापार के लिए बोन लेवल डैन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद हुआ लैंग ने चेन जियांग को सच्चे शिष्य की परीक्षा के चरण बताए। यह महीने की शुरुआत थी और कई शिष्य परीक्षा दे रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकतर आंतरिक दरबार के शिष्य थे। चेन जियांग पहाड़ की चोटी पर स्थित एल्डर्स कोर्टयार्ड के बड़े हॉल में पहुंचे और देखा कि दर्जनों युवक और युवतियां बातें कर रहे थे। जब उन्होंने चेन जियांग को आते देखा तो वे तुरंत शांत हो गए और उसे तिरस्कार से देखने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि अभी जो कपड़े उसने पहने हुए थे वे सभी उसे एवरलास्टिंग माउंटेन द्वारा दिए गए थे। कारीगरी थोड़ी खुरदरी थी और इन आंतरिक शिष्यों द्वारा पहने गए कपड़े सभी अपेक्षाकृत बेहतर सामग्री से बने थे। बाहरी संप्रदाय के इतने सारे अनुयायी मूल्यांकन क्यों ले रहे हैं? क्या ये व्यक्ति भी सोचता है कि वह भाग्यशाली है? एक आदमी धीरे से हंसा। 2 लड़के हमसे ठीक पहले गुजरे। वे वाकई भाग्यशाली हैं। बाहरी दरबार के शिष्यों का अगला बैच एक के बाद एक परीक्षा देगा। वे सभी अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ आए हैं। एक लंबी लड़की ने अपनी बाहें अपनी छाती पर रखीं और चेन जियांग पर नजर डाली। उसने महसूस किया कि चेन जियांग काफ़ी अच्छा दिख रहा था और उसका स्वभाव भी बहुत अलग था, जो बाहरी संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों से अलग था जिनसे वह मिली थी। खास तौर पर जब चेन जियांग ने शक्ति की वह फीकी आभा छोड़ी थी जिससे महिला हंस नहीं पा रही थी। आखिरकार चेन जियांग एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई कठिनाइयों का अनुभव किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास पूर्ण शक्ति थी। दिव्य भगवान को मारने के बाद वह स्वाभाविक रूप से यहाँ के छोटे शैतानों से नाराज नहीं होगा। अभी वह आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को ऐसे देख रहा था जैसे वे चींटियां हों। आपने आंतरिक संप्रदाय में कब प्रवेश किया? मैंने आपको पहले क्यों नहीं देखा? लंबी और सुंदर महिला ने आगे बढ़कर पूछा। 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मैं आमतौर पर वहीं रहता हूँ। चेन जियांग ने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा बल्कि हॉल के सामने टेबल की तरफ देखा। जब समय आता तो एक बूढ़ा आदमी रजिस्टर करने आता। यह आदमी वाकई पिटाई का हकदार है। मैं जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। एक आदमी आया। क्योंकि उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना था इसलिए उन्होंने पंजीकरण शुरू नहीं किया। अभी वे सभी कुछ मौज मस्ती की तलाश में थे। चेन जियांग को लंबे समय से पता था कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बाहरी संप्रदाय के परीक्षा शिष्यों को सबसे ज्यादा परेशान करना पसंद करते हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने उग्र थे। चेन जियांग ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब वह आदमी जो उसे सबक सिखाना चाहता था आया तो कुछ और लोग हंसते हुए दौड़े। एक नज़र में चेन जियांग बता सकता था कि वे एक ही समूह में थे और वे चेन जियांग के ठीक पीछे थे। अचानक एक आदमी ने चेन जियांग के सिर पर थपथपाया। उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, बस एक हल्का थपथपाया था। चेन जियांग ने तुरंत पलटकर एक आदमी को घूरा। उस आदमी के हाथ में एक तह वाला पंखा था और चेन जियांग को पलटते देखकर उसने अपनी मुस्कान वापस ले ली और डांटा, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें मारा है? तुम्हारे सिर के पीछे आंखें नहीं हैं, तुम्हें कैसे पता कि यह मैं था? चेन जियांग का चेहरा बेहद उदास था। उसकी कसी हुई मुट्ठियां चरमराहट की आवाजें निकाल रही थीं। उसके स्तर पर भले ही किसी के सिर के पीछे आंखें न हो, फिर भी वे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि उसे किसने मारा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं परीक्षा देना चाहता हूँ। चेन जियांग की कसी हुई मुट्ठियां थोड़ी ढीली पड़ गईं। उसने खुद से कहा कि उसे अभी इन लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए। उसे अभी भी एवरलास्टिंग माउंटेन में रहना है और गुप्त रूप से अपनी सेनाएं इकट्ठा करनी है। जैसे ही चेन जियांग खुद को शांत रहने के लिए कह रहा था, अचानक कुछ शिष्य उसके पीछे आ गए और खिलखिलाकर हंसने लगे। चेन जियांग को पता था कि वे क्या करने जा रहे हैं, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा। निश्चित रूप से एक और व्यक्ति ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा और उसके बाद वे फिर से जोर से हंसने लगे। अभी चेन जियांग के पीछे कुछ आदमी थे, वे सभी उसे चिढ़ाने के लिए यहाँ आए थे। चेन जियांग ने गहरी सांस ली और अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। यहाँ आने से पहले उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ये आंतरिक शिष्य बाहरी शिष्यों को धमकाते हुए इतने उग्र हो जाएंगे। इसे सहन करो। चेन जियांग ने पलटकर उस आदमी को देखा जिसने उसके सिर के पिछले हिस्से पर मारा था। वह उन 2 लोगों को पहचानना चाहता था जिन्होंने पीछे से उसके सिर पर थपथपाया था, लेकिन इस समय उसने एक बूढ़े आदमी को चलते हुए देखा जो मूल्यांकन का प्रभारी बुजुर्ग होना चाहिए।
ये देखकर कि कबीले के बुजुर्ग आ गए हैं, चेन जियांग का गुस्सा काफी हद तक कम हो गया था, क्योंकि कबीले के सभी बुजुर्गों ने इस क्षेत्र को देखा था, इसलिए आंतरिक शिष्य निश्चित रूप से अधिक संयमित होंगे। चेन जियांग वहां जाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग उसे रोक देंगे। चेन जियांग के दिल में गुस्सा इस बात पर उमड़ पड़ा कि बुजुर्ग ने उसे अनदेखा करते हुए उसे देखा ही नहीं, बल्कि उत्तराधिकारी शिष्य मूल्यांकन के लिए खुद को शिष्य के रूप में पंजीकृत करने में व्यस्त हो गया। अचानक एक आदमी ने चेन जियांग के नितंब पर लात मारी। उसने बहुत ताकत लगाई, जिससे चेन जियांग लगभग आगे की ओर गिर गया। हा, यह आदमी बहुत स्थिर खड़ा है। उसने उसे लात भी नहीं मारी। एक आदमी जोर से हंसा, जैसे कि वे हमेशा बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को चिढ़ाते थे, और जब इकट्ठे हुए शिष्यों ने चेन जियांग को लात मारते देखा तो वे भी जोर से हंस पड़े। चेन जियांग ने अपना शरीर सीधा किया और किसी कारण से उसके दिल में जो गुस्सा उमड़ रहा था वह पहले ही गायब हो चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह गुस्सा पहले ही शक्ति में बदल चुका था और उसके शरीर में समा चुका था। चेन जियांग को इतना शांत देखकर सभी शिष्यों ने सोचा कि वह बस सहन कर रहा है। चेन जियांग कुछ कदम आगे बढ़ा और उस आदमी के सामने पहुंचा जिसने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा था। इस आदमी ने भी जानबूझकर उसे रोकने के लिए अपनी छाती बाहर निकाली। तुम ही थे जिसने मुझे पीछे से मारा था, है ना? चेन जियांग ने उदासीनता से पूछा। अरे, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो क्या हुआ? अगर तुम में हिम्मत है तो वापस आओ। वह आदमी हंसा। आओ आओ, मेरा सिर यहीं है। इसे मारो, जल्दी से मारो। क्या बाहरी संप्रदाय से आने वाले ये बेवकूफ़ वाकई सोचते हैं कि वे अजेय हैं? यह आदमी संभवतः नीचे झुकेगा, अपना सिर चेन जियांग के सामने लाएगा और अपने सिर की ओर भी इशारा करेगा, जिससे चेन जियांग उसे मार सकेगा। चेन जियांग ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली पर थपथपाया। धमाका! एक बहरा कर देने वाली आवाज़ गूंजी और जो शिष्य पहले चेन जियांग का मजाक उड़ा रहे थे वे सभी अब अवाक रह गए। चेन जियांग ने वास्तव में उसे मारा था और उस आदमी के सिर को धुएं के बादल में उड़ा दिया था। सभी को अपनी आंखों से जो कुछ देखा था उस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। एक बाहरी शिष्य ने एक ही हथेली के प्रहार से एक भीतरी शिष्य को मार डाला था। चेन जियांग बहुत शांत था। टेलीपोर्टेशन के साथ वह उस दूसरे आदमी के पीछे पहुंच गया जिसने अभी अभी उसके सिर पर थप्पड़ मारा था। उसकी हथेली बिजली की तरह थी, भयंकर रूप से टूट रही थी और विस्फोटों की एक और श्रृंखला के साथ आदमी का सिर चेन जियांग की तरह एक पंक्ति में फट गया, सभी दिशाओं में बिखर गया। वह किसी को मार रहा है। शिष्यों में से एक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और चिल्लाया, बाहरी संप्रदाय के शिष्य लोगों को मार रहे हैं। चेन जियांग तुरंत उस आदमी की पीठ पर पहुंच गया जिसने उसे पहले लात मारी थी। उसने अपनी जलती हुई हथेली को ऊपर उठाया, वह ऊंचा कूदा, उसकी हथेली नीचे की ओर टकराई, एक विशाल जलती हुई हथेली में परिवर्तित हो गई जो उस आदमी के शरीर से टकराई। दयनीय चीखें एक सुअर के वध की तरह सुनाई दी। पलक झपकते ही चेन जियांग की हथेली से वह आदमी काली राख के ढेर में तब्दील हो गया। चेन जियांग ने लगातार 3 लोगों को मार डाला और वे सभी बहुत ही कम समय में मारे गए। इन आंतरिक संप्रदाय के अनुयायियों को इस बात से घबराहट हुई कि हालांकि चेन जियांग ने 80 दिव्य देवता और 3 हड्डियों को मार डाला था, वे सभी एक भी वार का सामना करने में असमर्थ थे और सभी सीधे मारे गए। हालांकि ये आंतरिक संप्रदाय के शिष्य आमतौर पर घमंडी थे, लेकिन वे महत्वपूर्ण क्षण में मूर्ख नहीं थे। अगर वे 3 चालों में 3 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को मार सकते थे जो कमजोर नहीं थे, भले ही वे घेर कर हमला कर दें, फिर भी उनका भाग्य वही होगा, इसलिए वे तुरंत चेन जियांग से बहुत दूर फैल गए। ये केवल अभी था कि उन्हें अचानक याद आया कि बाहरी संप्रदाय के शिष्य कमजोर नहीं थे। आमतौर पर बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को केवल दान भगवान संस्थान द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था, इसलिए उन्हें हमेशा अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि चेन जियांग जैसा कोई बाहरी संप्रदाय का शिष्य कभी नहीं हुआ था जिसने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी हो और लोगों को सीधे मार डाला हो। इससे कई आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भयभीत हो गए और साथ ही वे मन ही मन खुश भी थे कि उन्होंने पहले चेन जियांग को धमकाया नहीं था, अन्यथा उनके सिर कुचल दिए जाते। बेशक उस बुजुर्ग ने ये सब देखा था, वह भी काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर आखिरकार उसने कोई प्रतिक्रिया दी। इस बार वह जल्दी से वहां पहुंचा। देखो तुमने क्या किया है, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया है? बुजुर्ग ने पहले ही एक लंबी तलवार निकाल ली थी और चेन जियांग पर दहाड़ लगाई, लेकिन उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वहां कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे जो उससे अधिक शक्तिशाली थे। बेशक मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अभी अभी कचरे के 3 टुकड़ों से छुटकारा पाया है। इस तरह हमारे अनंत पर्वत को भविष्य में उन्हें संसाधन प्रदान करने की जरूरत नहीं होगी और फिर हम सभी को अधिक संसाधन मिल सकेंगे। चेन जियांग वास्तव में मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर मुस्कान लिए चेन जियांग उसके पास गया और तलवार उसके गले में घोंप दी। वह हंसा, कबीले के बुजुर्ग, क्या आपको लगता है कि मैं ज्यादा उपयोगी हूं? सभी शिष्यों की रीढ़ में सिहरन सी महसूस हुई। 3 लोगों को मारने के बाद बुजुर्ग ने अपनी तलवार निकाल ली थी, लेकिन चेन जियांग अभी भी हंस रहा था और मजाक कर रहा था।
उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि अभी क्या हुआ था। अगर आपको लगता है कि वे अधिक उपयोगी हैं तो मुझे चाकू मार दो, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। बेशक, अब जब वे सभी मर चुके हैं तो वे निश्चित रूप से बेकार हैं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बुजुर्ग की तलवार वास्तव में कांप रही थी, वह वास्तव में चेन जियांग से डर रहा था। मैं सिर्फ एक सच्चा शिष्य बनने के लिए मूल्यांकन लेना चाहता हूँ, चेन जियांग ने गंभीरता से उत्तर दिया। वह एक बूढ़ा आदमी था जो कई सालों से रह रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कितना खतरनाक था। अनंत पर्वत के आंतरिक संप्रदाय में बुजुर्गों और कई शिष्यों के सामने लगातार 3 लोगों की हत्या करने के बाद वह अभी भी चेन जियांग के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहा था। बड़े अभी अभी मरने वालों में महान बुजुर्ग का पोता भी था। हमने पहले ही एल्डर हॉल को सूचित कर दिया है, उसे जाने मत देना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस बुजुर्ग ने पहले ही अपनी तलवार को चेन जियांग के गले की ओर जोर से तान दिया था। अप्रत्याशित रूप से चेन जियांग ने अचानक लंबी तलवार को पकड़ लिया था और फिर चेन जियांग ने उसे बहुत जोर से तोड़ दिया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। उल्का अमर शक्ति बाहर निकलने के बाद इसने बुजुर्ग के शरीर को छेद दिया और उसे उड़ा दिया। धमाका, जल्दी करो। किसी को नहीं पता था कि किसने चिल्लाया, लेकिन उसके बाद शिष्य सभी दिशाओं में बिखर गए और पलक झपकते ही वे सभी गायब हो गए। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसने मूल रूप से कुछ समय के लिए एवरलास्टिंग माउंटेन में रहने, यहाँ छिपने और अधिक बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को शामिल करने की योजना बनाई थी। बेशक, अगर वह अभी इसे सहन करता है तो यह खत्म हो जाएगा, लेकिन वह इसे पहले ही 2 बार सहन कर चुका था, इसलिए उसके लिए इसे तीसरी बार सहन करना असंभव था। उसके लिए यह अधिक से अधिक एक नई योजना होगी। उसने पहले ही किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल प्राप्त कर लिया था, और यदि वह 2 अपेक्षाकृत शक्तिशाली सच्चे शिष्यों तेंग योंग और जिंगजी को भी इसमें शामिल कर लेता तो भी उसकी योजना काम कर जाती। यह आभा इतनी शक्तिशाली! चेन जियांग आश्चर्यचकित था। क्या ये कबीले के बुजुर्गों के हॉल से महान कबीले के बुजुर्ग हो सकते हैं? ऐसा होना चाहिए। इन शक्तियों के शिखर पर मौजूद विशेषज्ञ सभी बेहद डरावने हैं, और वे ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना दिव्य राष्ट्र कर सकें। यहाँ तक कि ब्लैकस्टोन दिव्य आदरणीय भी उनसे कमजोर हैं। युए ने जवाब दिया, अन्यथा संपूर्ण मरे हुए दिव्य जाति का विनाश नहीं हुआ होता। मैंने हमेशा सोचा था कि उनके पास दिव्य भगवान के समान ही ताकत है। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। तार्किक रूप से कहें तो उन दिव्य भगवान को भी शिखर पर होना चाहिए, उनकी ताकत बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। अभी भी कुछ अंतर है। उन दिव्य भगवानों के पास केवल 7 या 8 हड्डियां हो सकती हैं, या उससे भी कम, लेकिन इस स्थान के शिखर पर मौजूद सभी शक्तिशाली विशेषज्ञों ने अपनी 9 हड्डियां एकत्रित कर ली हैं। इसके अलावा वे कई वर्षों से इस स्तर पर अटके हुए हैं, अपनी दिव्य शक्ति को परिष्कृत कर उसे और अधिक मजबूत बना रहे हैं। युए ने उससे आग्रह किया, पहले चलो। जब तुम अपनी साधना के शिखर पर पहुंचोगे तो तुम्हारे पास उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। अभी तुम अपनी शक्ति के शिखर पर केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति हो। यदि तुम जैसे 2 या 3 और हो गए तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। चेन जियांग तुरंत गुफा से बाहर टेलीपोर्ट हो गई और गुफा में वापस आ गई। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने अचानक चेन जियांग को यहाँ देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुई। फैंग वू, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, मेरे साथ आओ। चेन जियांग उसके पास गया, उसकी बांह पकड़ी और उसी समय संचार जेड प्रतीक कागज निकाला, हुआ लैन को एक संदेश दिया और उसे बताया कि उसने क्या किया था। फैंग वू ने अभी अभी एक रैंकर की क्यूई को महसूस किया था और वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि क्या हुआ था। वह वास्तव में ऊपर जाकर देखना चाहती थी। कौन जानता था कि चेन जियांग अचानक प्रकट होगा, और उसके पूछने का इंतजार किए बिना चेन जियांग पहले ही उसे ले आया था और एवरलास्टिंग माउंटेन से दूर टेलीपोर्ट कर दिया था। बस इतना ही। चेन जियांग ने फैंग वू को ले जाने के बाद उसे सब कुछ बता दिया, क्योंकि फैंग वू भी उसी गुफा में था। अगर वे जांच करते तो फैंग वू निश्चित रूप से बहुत परेशानी खड़ी कर देता। तुमने वास्तव में एक बुजुर्ग और 3 शिष्यों को मार डाला। जब फैंग वू ने यह सुना तो वह विश्वास नहीं कर सका कि चेन जियांग ने वास्तव में अपना कदम उठाया था, और यहाँ तक कि एक बुजुर्ग को मार भी रहा था। ये सही है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, कोई और रास्ता नहीं है। मैंने उन्हें पहले ही एक मौका दे दिया है। फैंग वू ने एक गहरी सांस ली, फिर चेन जियांग के कंधों को थपथपाया। अच्छा काम, वे लोग मौत को दावत दे रहे हैं, वे इसके लायक थे। पिछली बार जब मैं परीक्षा देने गया था तो वे मुझे लगभग धोखा दे गए थे। हालांकि उफ, जिस सच्चे शिष्य की मैंने अभी परीक्षा ली है वह पहले से ही इस तरह बेकार है। ये सोचते हुए कि चेन जियांग एक शक्तिशाली गोली भगवान थी, फैंग वू ने महसूस किया कि उत्तराधिकारी शिष्य बनने का कोई फायदा नहीं था, और इसके अलावा वह एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या थी, इसलिए उसे अभी भी नीची नज़र से देखा जाएगा। मैंने मूल रूप से अनंत पर्वत में गुप्त रूप से एक सेना स्थापित करने और उस पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। अब ये संभव नहीं है।
चेन जियांग ने कहा, योजना को बदलना होगा। इसे केवल बाहरी संप्रदाय में ही स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक टेंग योंग और जिंगजी बड़ी मात्रा में रहस्यमय गोलियां नहीं खरीद लेते। बोन लेवल डैन का होना ही काफ़ी था। यहाँ संसाधन अधिक समृद्ध थे और अन्य दिव्य गोलियां भी अधिक थीं। इसके अलावा वे बोन लेवल डैन जितनी महंगी नहीं थीं। केवल बोन लेवल डैन ही बड़ी शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे, इसलिए कीमत बहुत अधिक थी और मात्रा बहुत दुर्लभ थी। हुआ लैंग अभी भी एवरलास्टिंग माउंटेन के पास था। चेन जियांग का संदेश प्राप्त करने के बाद वह तुरंत एवरलास्टिंग माउंटेन पर लौट आया ताकि चेन जियांग ने जो कहा था उसकी पुष्टि कर सके। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चेन जियांग ने ऐसा कुछ किया है। इसकी पुष्टि करने के बाद उसने अपने दिल में चेन जियांग की मन ही मन प्रशंसा की और उसने वास्तव में वही किया जो कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य कई सालों से करना चाहते थे। बड़े भाई, वे सब अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वे तुम्हारा नाम पहले से ही जानते हैं। हुआ लैंग अपने गुफा निवास पर लौट आया और चेन जियांग को एक संदेश भेजा। तो फिर क्या उन्हें पता है कि मैं आपके संपर्क में आया हूँ, तेंग योंग? चेन जियांग ने पूछा। फैंग नानयी ने महान बुजुर्ग को आपकी गुफा में तेंग योंग के बारे में बताया। वह ये भी जानता था कि फैंगवू भी आपकी ही गुफा में था और उसे ये भी पता चला कि आप और फैंगवू ने पहले भी बख्तरबंद मगरमच्छ का शिकार किया था। हुआ लैंग ने कहा, मैं तुरंत भाई योंग को इस बारे में बताऊंगा और उसे वापस न आने के लिए कहूंगा। तुम्हारे बारे में क्या? चेन जियांग अभी भी हुआ लांग के बारे में थोड़ा चिंतित था, क्योंकि हुआ लांग अक्सर अपनी गुफा में और बाहर रहता था। उसे किसी ने देखा होगा। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं अक्सर मिलने आता हूँ। ये बात बहुत से लोगों को पता है। हुआ लू ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी उन्होंने मुझसे आपके मामलों के बारे में पूछा। मैंने कुछ बकवास बनाया और उन्हें दे दिया। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और बिग ब्रदर को बाहरी शिष्यों को जोड़ने में मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा। चेन जियांग ने कहा, हम एक जगह मिलने का प्रबंध करेंगे। मैं आपको कुछ झोंकपिन बोन लेवल डैन दूंगा ताकि आपके लिए हमें फंसाना आसान हो जाए। चेन जियांग ने कैन क्लाउड सिटी में हुआ लैंग से मिलने के बाद आधे दिन तक इंतजार किया और जब आखिरकार हुआ लैंग की बारी आई तो उसे ये भी चिंता हुई कि हुआ लैंग को पकड़ लिया गया है। 50 झोंकपिन बोन लेवल डैन गोलियां, ये तुम्हारे लिए मुझे फंसाने के लिए कुछ समय तक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो तुम आह योंग और जिंगजी को कैन क्लाउड सिटी में रहने के लिए जगह ढूंढने दो और मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। चेन जियांग ने कहा।